Assalamu alaikum students. I hope you guys are fine. Okay, ये बच्चे check out करेंगे recording. I hope you guys are doing fine. Today is day 2 and what we are going to do today, that be the question. जी, आज हम रिविजन करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर उस पे काइंड ऑफ रिकॉल करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 and chapter number 2 and most likely chapter number 3 as well. We're going to touch chapter number 3. जी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। जी राइटिंग प्रोसेस हमारा चैप्टर नंबर 1 है। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। इसमें 3 स्टेप्स जो कल मैंने ब्रीफली आप लोगों के साथ जो है वो जब मैं एक आपको रिकैप दे रही थी कि हम करेंगे क्या पूरे उसमें और हमारे चैप्टर्स क्या होंगे, तो उसमें रिकैप मैंने आपको दिया था कि 3 स्टेप्स प्रोसेस है हमारा राइटिंग प्रोसेस का। तो स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 ऑब्वियसली। तो स्टेप नंबर 1 हमारा है प्लानिंग। प्लानिंग फेज होता है जिसमें हम लाइफ में भी बहुत सारी चीजें प्लान करते हैं। तो ऑब्वियसली हम जो है वो राइटिंग जब करने बैठते हैं तो उसमें भी हमने प्लानिंग की जरूरत होती है। हम प्लानिंग करते हैं अब्रप्टली, जस्ट वन फाइन डे यू गेट अप एंड यू थिंक ओके आज चलो मैं ये चीज लिखता हूँ एंड ऑल दैट। बहुत रेयरली होता है। हर काम के पीछे प्लानिंग होती है, थोड़ी बहुत, बट प्लानिंग इज देयर। सिमिलरली पीस ऑफ राइटिंग में भी आपकी प्लानिंग जरूरी है, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, उसको गलतियों से गलतियों के बगैर बनाने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। आप प्लानिंग भी कह सकते हैं, इसको प्री राइटिंग भी कह सकते हैं, दोनों चीजें। यानी कि राइटिंग, एक्चुअल राइटिंग करने से पहले हम जो काम करते हैं, प्री मीन्स पहले, तो राइटिंग से पहले जो काम हम करते हैं वो प्लानिंग होती है। तो आप उसको प्लानिंग भी कह सकते हो और प्री राइटिंग भी कह सकते हैं। अभी एक्चुअली हमने कुछ ऐसा लिखना शुरू नहीं किया, सिर्फ अभी उसकी प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि हम क्या लिखने वाले हैं। प्लानिंग फेज में 3 चीजें आती हैं, मेन 3 चीजें। आइडिएशन यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को थोड़ी सी तकलीफ देना और आइडियाज सोचना कि मैंने जो है वो क्या लिखना है। कल आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पीआरसीएम किया था, जिसमें पर्पस था, रिसिपिएंट था कि मेरा रीजन क्या है लिखने का, मेरा रिसीवर कौन होगा, मेरा कंटेंट क्या होगा और मेरा मीडियम क्या होगा। ठीक है, वो भी प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन मेन चीजें आपकी प्लानिंग का ये हिस्सा है कि आइडिएशन, यानी कि अब आपने पीआरसीएम के बारे में तो सोच लिया, आपको रीजन भी पता है, पर्पस यानी कि पता है कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। रिसीवर आपको पता है मेरा कौन होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल मेरे बॉस होने वाले। पर्पस क्या है, छुट्टी के लिए अब नए नए अप्लाई करना। कंटेंट क्या होने वाला है, अब मैं कैसे बॉस को अपनी छुट्टी के लिए मनाऊं, किस तरीके का सेंटेंस स्ट्रक्चर में करूं, बनाऊं कि ताकि वो इनकार ना करें, वो आपका कंटेंट हो गया। अब मीडियम आपने सोचा कि जी मैं ईमेल करूं, बॉस को लेटर लिखूं, प्रिंट करके दूं, हैंड रिटन दूं, वगैरह वगैरह, ये आपका पीआरसीएम हो गया ब्रीफली। अब आपने आइडियाज भी तो निकाल लेना कि हाँ जी मुझे पता है कि मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई करना है, बॉस को लिखना है, लेकिन उनको कैसे लिखूं ना, आइडियाज कैसे निकालूं कि वो ना कर सके ना। मेरा ये आपका आइडिएशन समझो कि कंटेंट वाले जो फेज में आ जाता है कि मैं कंटेंट क्या क्रिएट करूं, मैं आइडियाज कैसे अपने माइंड से निकालूं कि मेरा बॉस यस ही कहे, मेरी छुट्टी को अप्रूव ही करें, इनकार ना करें। तो यह आपका प्लानिंग में आइडिएशन आता है, जिसमें हम ब्रेन के थ्रू ऑब्वियसली अपना सोचते हैं कि क्या मैं जो हूँ वो रीजंस डालूं। देन कम्स योर आउटलाइन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। आपने सोच लिया कि मैंने क्या क्या लिखना है एंड ऑल दैट। अब आपने एक आउटलाइन बनानी है। आउटलाइन समझो आपका, इसको इन अदर वर्ड्स रोड मैप भी कहते हैं आउटलाइन को, कि आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना हुआ हो। ठीक है, उसको आउटलाइन कह दो, स्ट्रक्चर कह लें, या आप एक रोड मैप कह लो, बेशक स्ट्रक्चर ना भी कहें, कि आपके सामने एक खाका जिसको कहते हैं, एक चीज बनी हुई होगी जिसको फॉलो करके आपने अपनी पैराग्राफिंग करनी है, लेटर, ईमेल, ऐसे कुछ भी जो आप लिख रहे हो, उस आउटलाइन को, उस रोड मैप को फॉलो करके आपने अपनी पीस ऑफ राइटिंग करनी है। चाहे वो 1 पेज की है, चाहे वो 2000 पेजेस की हो। ठीक है, आउटलाइन को फॉलो करते हुए हम अपनी पीस ऑफ राइटिंग करते हैं। रीजन क्या है, ताकि हम जो भी प्लानिंग हमने की है,
सारा कुछ हमने A to Z उस आउटलाइन में डाल दिया है। और उस लाइन आउटलाइन को माइंड में रखते हुए, सामने रखते हुए हम अपनी पीस ऑफ राइटिंग करना शुरू करेंगे, चाहे टाइपिंग करें चाहे हैंड रिटन करें, ताकि हमसे कम से कम गलतियां हो, अगर गलतियां होनी भी हैं, और अगर गलतियां हो रही हैं तो वो जब हम रीचेक करेंगे तो वो फौरन गलतियां पकड़ में आ जाए। अगर हम बगैर प्लानिंग के, बगैर आउटलाइन बनाए हुए, बगैर किसी तरतीब से चीजें लिखे हुए हम एकदम लिखना शुरू कर देंगे तो गलतियां होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। इरेलीवेंट मटेरियल अंदर आप डाल दोगे, जो आपको नहीं डालनी चाहिए थी इन्फॉर्मेशन वो आपने डाल दी है, गैर जरूरी जिसको कहते हैं इरेलीवेंट। या आपने कम इंफॉर्मेशन डाल दी, आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल दी थी, या आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल दी, आपने कम डालनी थी। तो अभी आउटलाइन ही नहीं बना हुआ, मुझे पता ही नहीं है कि एज सच मैंने अपनी पीस ऑफ राइटिंग से करना क्या है, बस लिखे जा रहे हैं हम। तो गलती या गलतियां काफी हो सकती हैं ऐसी सिचुएशन में। बट अगर हमारे पास आउटलाइन बनी हुई होती है, तो वंस वी हैव एन आउटलाइन, तो उसमें ये होता है कि हमने A to Z मार्किंग की हुई होती है। अब मैंने ये लिखना है, इस स्टेप पे मैंने ये लिखना है, सेकंड पैराग्राफ में मैं ये लिखूंगा, थर्ड में मैं ये लिखूंगा, फोर्थ में मैंने ये लिखना है, एंडिंग मैंने ऐसे करनी है, स्टार्टिंग मैंने ऐसे करनी है। तो वो उसी चीज को आप फॉलो करते हो। मैं हमेशा बच्चों को एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि आजकल के जमाने के आप लोग बच्चे हो, तो आजकल के कुछ एग्जांपल्स देने पढ़ते हैं और देने चाहिए रादर, कि जैसे हम गूगल मैप्स जो बच्चे यूज करते हैं, तो जब हम अपनी डेस्टिनेशन उसके अंदर डालते हैं कि मैंने फलानी जगह जाना है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो गूगल हमें रास्ता बता रहा है हम उसको ही फॉलो करें, ताकि हम उसी टाइम फ्रेम में अपने जहां हमने पहुंचना है वहां हम पहुंच जाए। तो आपकी आउटलाइन भी कुछ इसी तरीके की होती है कि हम अपने लिए आसानी पैदा करते हैं, सारा कुछ आउटलाइन बना के रख देते हैं, अब बस उसको फॉलो करके हमने पीस ऑफ राइटिंग करनी होती है। जैसे हम गूगल गूगल मैप को फॉलो कर कर हम गाड़ी चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, इसी तरह हमने आउटलाइन बनाने के बाद अपनी पीस ऑफ राइटिंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू वट एवर वी हैव फाइनलाइज्ड इन आवर आउटलाइन। मैं ये आपको इम्पोर्टेंस बेटा इस वजह से थोड़ी सी बता रही हूँ स्टार्ट में, कि जब हम आगे जाके पैराग्राफिंग करेंगे और ऐसे राइटिंग करेंगे तो मैं इसका हवाला आपको जरूर दूंगी, एम्फेसिस करूंगी कि आउटलाइन अगर बनी हुई हो तो हमारे लिए कितनी आसानी हो जाती है कोई भी पीस ऑफ राइटिंग करना। अच्छा जी, प्लानिंग फेज या प्री राइटिंग में फेज में आपका स्ट्रक्चर आता है। यहाँ स्ट्रक्चर से मुराद है कि हाउ और द वे यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज एंड अरेंज योर पीस ऑफ डॉक्यूमेंट। उसका अरेंजमेंट क्या होगी, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में यही आना था, सेकंड में मेरा यही आना था। अब एग्जांपल आपने आउटलाइन बना ली, अब देखा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में मैं एक्स वाई जी चीज डालूंगी, सेकंड में मैं ये डालूंगी, थर्ड में मैं वो डालूंगा। लेकिन लिखते वक्त हमने ऊपर नीचे कर दिया, सेकंड पैराग्राफ फोर्थ पे आ गया, फोर्थ पैराग्राफ शायद सेकंड पे आ गया, फर्स्ट चलो फर्स्ट पे ही था, फिफ्थ वाला जो है वो एट बॉडी पैराग्राफ गलती से बन गया। तो उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, उन आइडियाज की अरेंजमेंट डैमेज हो जाएगी। जो आइडियाज आपने बनाए थे, जो आउटलाइन आपने बनाई थी, वो आपका जो है वो डैमेज हो जाएगा अगर आपने सही तरीके से अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज या अरेंज नहीं किया होगा। तो स्ट्रक्चर से मुराद यहाँ ये है कि हमने प्लानिंग में ये भी माइंड में रखना है कि जब मेरा फाइनल ड्राफ्ट बनकर निकलेगा तो उसकी शक्ल, उसका स्ट्रक्चर देखने में वो कुछ ऐसा लगना चाहिए कि नंबर वन पे ये, नंबर टू पे ये, नंबर थ्री पे ये और नंबर फोर पे यही होगा। ठीक है, ओके। कमिंग टू द आउटलाइन, outline helps organize thoughts and ideas in order to order of importance of preferred sequence is creating using bullets। अब हम आउटलाइन बनाएं कैसे, एक आपका एग्जांपल ये आउटलाइन का हो सकता है, दूसरा एग्जांपल आपका क्लस्टर भी हो सकता है। ठीक है, क्लस्टर की शक्ल में भी हम बनाते हैं, जिसको आप माइंड मैप बोल सकते हो, कि मिडल के अंदर आपने जो है वो एक चीज बनाई, सर्कल सा बनाया। लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी, फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरह कुछ अपना सर्कल बनाया, डोंट माइंड माय ड्राइंग। ठीक है, इसके अंदर आपने कोई अपनी मेन चीज लिखी, कुछ भी जो भी आपका टॉपिक है। अब इसके आगे आप अपना जो हो ना वो
सेकेंडरी आइडियाज जो है ना वो लिखते जा रहे हो, इसके बारे में मैंने ये लिखना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिडिल में लिखूं को एजुकेशन, ठीक है, अब को एजुकेशन से रिलेटेड या कोविड से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आ जाता है आपको, तो कोविड आप बीच में लिखोगे या को एजुकेशन आप मिडिल में लिखोगे। उससे रिलेटेड अब आइडियाज जो आप बना रहे हो वो इस तरह के कुछ एरो से बना के, आपको बचपन वाला सन नहीं लग रहा है ये जो हम बनाते थे, तो आप इसको क्लस्टर बोलते हैं। तो यहाँ आप अपने कुछ दूसरे आइडियाज यहाँ लिख सकते हो, इधर आपने आइडियाज लिखे, इधर जो है आपने एक और कोई अपना आइडिया लिखा, आइडिया नंबर 2, यहाँ आपने कोई आइडिया नंबर 3 लिख दिया, उसको आप नंबरिंग भी कर सकते हो ताकि आपको याद रहे कि ये मेरा नंबर 3 होगा, ठीक है, ये मेरा नंबर 2 होगा, ये मेरा नंबर 1 होगा, इस तरह भी आप कर सकते हो। अदर देन दैट, तो ये तो आपके पास एक और वे होता है ऑर्गेनाइज करने का, अपनी आउटलाइन बनाने का, कि मेन आइडिया आप यहाँ लिखते हो जिसके ऊपर आपने पूरा पैराग्राफ लिखना होता है, ठीक है, ये मेन आइडिया आप बना रहे हो, अभी आउटलाइन है। उसके बाद अब खाली मेन आइडिया अगर लिखा तो वो तो एक सेंटेंस हो गया। अब पैराग्राफ के लिए तो मल्टीपल सेंटेंसेस चाहिए ना, तो अब मजीद इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हम आउटलाइन के अंदर इसी मेन आइडिया के बारे में जो लिखने वाले हैं वो एक चीज पहले हम यहाँ मेंशन कर देंगे, उसके बाद दूसरी चीज उसी पैराग्राफ उसी टॉपिक के बारे में जो लिखने वाले वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो ये 1 2 3, ये 3 4 चीजें मिलकर हमारे एक पैराग्राफ की शक्ल बन जाता है, और फिर हम उसको जो है वो पैराग्राफ जो है वो फिर राइटिंग करते हैं। यहाँ अभी हम आउटलाइन के अंदर सिर्फ मेन वर्ड्स लिख रहे हैं यहाँ जो हमने पैराग्राफ में लिखने हैं। ओके, प्लानिंग फेज में आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी मैंने स्ट्रक्चर की बात की थी ना, कि हाँ आप अरेंज कैसे करते हो, आपका स्ट्रक्चर कैसा नजर आएगा, देखने में कैसी चीज होती है, अरेंजमेंट कैसी होती है। A well organized message is when all the pieces fit in together in a logical pattern। ये सेंटेंस बहुत जरूरी है समझना, रीजन मैं बताती हूँ क्यों आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे पेपर देके आते हैं और वो कॉन्फिडेंट होते हैं, मुझे आके बोलते हैं कि मिस हमने 150 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए थे, हमने जो है वो 5 पैराग्राफ लिख लिए थे जो आपने पढ़ाया था और जो आईकैप ने हमें मांगा था। तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनके ऐसे में या लेटर में मार्क्स अच्छे आएंगे या प्रेजी में मार्क्स अच्छे आएंगे। रीजन क्या होता है कि उनके वो जो पैराग्राफ्स, बेशक वो 5 लिख के आए होंगे, आई एम नॉट डाउटिंग देम, इट्स जस्ट दैट कि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे, तभी मार्क्स नहीं आए। अरेंजमेंट उनकी ठीक नहीं थी, तभी मार्क्स उनके अच्छे नहीं आए। उनकी बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना, कुछ इधर कुछ उधर, पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन पैराग्राफ 1 में है, कुछ 2 में जा रही है, 2 की आधी इंफॉर्मेशन है, पूरी बात की नहीं है 1 पैराग्राफ में, और 3rd पैराग्राफ में मुकम्मल बात हुई हुई है, 2nd पैराग्राफ में बात मुकम्मल नहीं हुई हुई, कंप्लीटनेस की फील नहीं आ रही है, तो वो इस वजह से मार्क्स कटते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स का पूरा होना इज वन ऑफ द क्राइटेरिया दैट दे आर गोइंग टू चेक योर essay एंड योर लेटर ऑन, बट दैट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया दैट दे आर गोइंग टू चेक योर पेपर ऑन। सिर्फ नंबर ऑफ वर्ड्स पूरे कर लिए, चलो जी मिस मैं आई एम हैप्पी, डोंट बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है। ये माइंड में रखना है कि हमारा वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं। इस वजह से मैं जो हूँ इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ इस वक्त आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये कितना जरूरी है कि मेरे इधर उधर बिट्स एंड पीसेस में आइडियाज ना हो, लॉजिकल ऑर्डर के अंदर हो। एक बात मैंने बात शुरू की, बात का डिटेल बताई और बात को मैंने एंड किया, तो आपकी अरेंजमेंट सही होगी। Unorganized messages lead to misunderstanding, misinterpretation, and often results in breaking business ties। अब ये बिजनेस राइटिंग है ना, तो इस वजह से यहाँ बिजनेस टाइज की बात हो रही है कि अगर हमारा मैसेज या ईमेल, लेटर, मेमो अनऑर्गेनाइज्ड होगा, कुछ बात इधर कुछ बात इधर, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिस इंटरप्रिटेशन होगी, वो आप कुछ कह रहे हो वो कुछ समझेगा। और इस तरह अगर हम बिजनेस डीलिंग करेंगे तो सामने वाला जो हमारा ऑडियंस है, हमारा रिसीवर है, वो कहेगा जी हमने आपके साथ काम नहीं करना, बिकॉज आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो, होता कुछ है, हमने कुछ कहा होता है, आपके साथ बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सॉरी वी डोंट वांट टू डू बिजनेस विद यू, सो दे आर गोना ब्रेक द बिजनेस टाइज, यानी कि बिजनेस डीलिंग आपसे खत्म कर देंगे, अगर हम बिजनेस वर्ल्ड की बात करें। और अगर हम आपके पेपर की बात करें
तो अगर हमारा लॉजिकल नहीं होगा, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे ऐसे और लेटर्स, तो हमारा एग्जामिनर मिसअंडरस्टैंड करेगा, हमारा एग्जामिनर को मिस इंटरप्रिटेशन होगी, और उसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो हमें मार्क्स कम देंगे, खुदा ना खास्ता। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। याद है कल हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किया था अप्रोच। बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, ये भी हमने माइंड में रखना है। अपने थॉट्स को सही तरीके से अरेंज करने के साथ साथ, ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ, सही स्ट्रक्चर देने के साथ साथ, हमने ये भी देखना है कि हमारा टॉपिक जो हमें दिया है, मैं पेपर की बात कर रही हूँ इस वक्त, कि हमें जो टॉपिक मिला है वो इनडायरेक्ट अप्रोच मांग रहा है हमसे कि डायरेक्ट अप्रोच मांग रहा है। और अगर मैं आपके ऑफिस की बात करूं, जब फिर से आप लोग आर्टिकलशिप करोगे, तो भी आपको माइंड में रखना है कि मेरे बॉस ने या मेरे क्लाइंट ने या मेरे कलीग ने मुझे अगर कोई चीज लिखने को कही है इस XYZ टॉपिक के ऊपर, तो वो डायरेक्ट अप्रोच की जरूरत है उधर या इनडायरेक्ट अप्रोच की जरूरत है। उसी के हिसाब से हम अपने थॉट्स को अरेंज करेंगे। याद है आपको मैंने कल कहा था कि अगर इनडायरेक्ट अप्रोच आप अप्लाई कर रहे हो, तो स्टार्टिंग के अंदर आप इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे किस वजह से आप लिख रहे हो, वो आप डायरेक्ट मेथड में लिखते हो, तो आपकी अरेंजमेंट डिफर होगी, डिफर करेगी फ्रॉम डायरेक्ट अप्रोच टू इनडायरेक्ट अप्रोच। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ मेथड वी आर गोइंग टू यूज। गुड न्यूज है, बैड न्यूज है, न्यूट्रल न्यूज है, उसके हिसाब से हमारे पैराग्राफ्स की अरेंजमेंट होगी, उसके हिसाब से हमारे थॉट्स की अरेंजमेंट होगी, यानी कि उसी हिसाब से हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे इन पीस ऑफ राइटिंग। राइटिंग प्रोसेस ही अभी चल रहा है, इसका स्टेप 2 इज ड्राफ्टिंग। स्टेप 1 वाज प्लानिंग, अब ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है अभी हम रफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम अपने लिए ही कोई ड्राफ्टिंग बना रहे हैं, ताकि उसमें कोई अगर गलतियां निकलनी है तो वो फिर हम आराम से उसको बाद में चेक कर सकें। सो दिस पार्ट इज फॉर अस ओनली, ये किसी के लिए नहीं है। अभी हम अपने लिए ही काम बना रहे हैं, जो हमने आउटलाइन बनाई थी, जो हमने अभी जो है वो सोचा था कि मैंने किसको लिखना है, क्या लिखना है, उसके अकॉर्डिंगली अभी हम एक रफ ड्राफ्ट बनाएंगे जस्ट फॉर आवर सेल्व्स। ठीक हो गया? आई होप कि यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं जी। अब what comes under the rough draft, let's look at that. ड्राफ्टिंग बेसिकली है क्या, वैसे तो अभी मैंने ब्रीफली बताया आपको, लेकिन अगर इसकी हम वो देखें डेफिनेशन काइंड ऑफ, तो इट्स गोइंग टू बी organization of ideas into complete thoughts, example sentences and paragraphs, in such a way that allows the reader to understand your message. अभी समझो कि मैंने ये जो एक 1.5 लाइंस आपको लिखी यहाँ नजर आ रही है, ठीक है, ये मैंने वर्ड्स आगे पीछे लिखे होते, बीच में गैप ज्यादा होता, इसमें फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड का वर्ड, अलाउज का वर्ड, आइडियाज, ये वर्ड्स ना होते, तो ये कुछ आपको सेंस ना बनाता, आपको 2 3 या 4 दफा वो चीज पढ़नी पड़ती है, फिर आप कहते कि पता नहीं मिस ने क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा, इनकम्प्लीट लग रहा है, मिसिंग इंफॉर्मेशन लग रही है, कुछ लफ्ज लग रहा है मिस से डिलीट हो गए हैं गलती से। ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में राइज होते हैं उस वक्त, अगर आप इनकम्प्लीट कोई काम सुनो या पढ़ो, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि ड्राफ्टिंग का मतलब ऑर्गेनाइज करना है किस चीज को, ऑफ आइडियाज जो आपने अभी पीछे बनाए, इनटू कंप्लीट थॉट्स। इनकम्प्लीटनेस नहीं चाहिए, मुकम्मल एक चीज चाहिए, सेंटेंसेस मुकम्मल हो, पैराग्राफ्स मुकम्मल हो, इस तरीके से, ताकि सामने वाले का जो आप मैसेज भेज रहे हो वो उसको सही तरीके से समझ में आए। करेक्ट, करेक्ट, सॉरी, करेक्ट पैराफ्रेजिंग और पैराग्राफिंग कैन मेक और ब्रेक अ डील। इसको जरा एम्फोसिस के साथ दोबारा पढ़ने की जरूरत है। करेक्ट पैराग्राफिंग कैन मेक और ब्रेक अ डील। डील का मतलब पीस ऑफ राइटिंग जो हम कर रहे हैं, अगर हमारा अच्छा पैराग्राफ लिखा हुआ है, हमने अच्छी पैराग्राफिंग की हुई है, अच्छा ऐसे बनाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि सामने वाले तक हमारा सारा मैसेज अच्छे तरीके से पहुंच जाए। अगर हमारी पैराग्राफिंग अच्छी नहीं है, कुछ बात मिसिंग है, इररेलेवेंट बात डाल दी है, कम ज्यादा लिख दिया है,
तो वो आप समझो कि हमारी डील नहीं होगी, यानी कि अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर मैं पेपर की बात करती हूँ। तो पैराग्राफिंग बहुत अच्छे तरीके से हमारी होनी चाहिए। बहुत सारा कभी कभी ऐसा होता है कि थॉट्स इतने अच्छे होते हैं, इतने अच्छे थॉट्स होते हैं, आइडियाज जो बच्चे बनाते हैं इतने प्यारे और इतने एक्यूरेट और इतने अच्छे टॉपिक के ऊपर आइडियाज बने हुए होते हैं, लेकिन उन आइडियाज को पैराग्राफ्स की शक्ल देते देते वहां पैराग्राफिंग में गड़बड़ हो जाती है। ब्रेन बहुत अच्छा काम कर रहा है, आइडियाज बहुत अच्छे जनरेट हुए हैं, लेकिन उन्हीं आइडियाज को जब हम सेंटेंसेस की और पैराग्राफ्स की शक्ल देने बैठ रहे हैं, वहां अगर हम गड़बड़ कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे हमने अपने थॉट्स तो कन्वे नहीं ना करने सामने वाले को, हमने तो पीस ऑफ राइटिंग कन्वे करनी है। और अगर वो पीस ऑफ राइटिंग सही तरीके से कन्वे नहीं हुई भी सामने वाले को, इसका मतलब है कि सामने वाला मिसअंडरस्टैंड करेगा ही करेगा। तो जहां हमारी आइडिएशन स्ट्रांग होनी चाहिए, उधर ही हमारा पैराग्राफिंग भी स्ट्रांग होनी चाहिए, और करेक्ट भी। बाय स्ट्रांग आई मीन करेक्ट। हेंस राइटिंग और ऑर्गेनाइजिंग पैराग्राफ्स शुड नॉट बी डन इन हेस्ट। इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं पैराग्राफिंग कि जब हम पैराग्राफ बना रहे हो तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो इस वजह से पैराग्राफ जब हम लिख रहे होते हैं तो वो बहुत जल्दी में नहीं लिखने चाहिए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर और इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ रही है। हेस्ट मीन जल्दी, इन अ रश नहीं करना चाहिए काम। अ रफ ड्राफ्ट इज printing or to receivers. Final version is sent for the sent to the receivers after the proofreading has been done. जब आप रफ ड्राफ्ट बना रहे हो, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये एक चीज देती हूँ, मैं एग्जांपल आपको अपना एक लाइफ सा ही देती हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कुछ लिखा है, ठीक है, कुछ लिखने की कोशिश की है, यहाँ भी मैंने कुछ लिखा है, समझो कि मैंने आप लोगों के लिए कोई पॉइंट्स बनाए हैं। अब आप क्या समझते हो कि मुझे ये वाली स्लाइड एज इट इज यूं कर दिया, मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, कोई चीज मैंने कट कर दी, ओहो ये तो वर्ड मुझे डालना ही नहीं चाहिए था, यहाँ फाइनल का वर्ड नहीं डालना चाहिए था, तो ये जो मैंने कटिंग वगैरह की है और इधर जो अजीब सी चीजें बनाई हैं, तो ये क्या मुझे आप लोगों को सेंड करनी चाहिए या किसी भी रिसीवर को सेंड करनी चाहिए, कि मैं उसको भेज दूं कि हाँ ये ठीक है, खुद ही इसको डिलीट कर देना ब्लू वाली जो इंक से मैंने लिखा हुआ है, और कुछ समझ लें आप लोग खुद ही। नहीं करना चाहिए, ये तो मैं अपना, मेरा काम है, जो मैंने कटिंग और पेस्टिंग वगैरह करनी है ये तो मैं अपने लिए बना रही हूँ ना, ये तो मेरा रफ ड्राफ्ट है। ना ही आप ये प्रिंटिंग के लिए भेजोगे और ना ही आप ये काम अपना रिसीवर को भेजोगे। फाइनल वर्जन जो होता है ना, फाइनल ड्राफ्ट जिसमें आपने ए टू जी सब कुछ चेक वगैरह कर दिया होता है, वो जाता है रिसीवर को, ठीक है, ये रफ ड्राफ्ट नहीं जाएगा। जी, ड्राफ्ट बना लिया हमने। मैं इसको एक दफा से आप लोगों के लिए दोबारा थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। रफ ड्राफ्ट का मतलब ये कि जो आपने आइडियाज बनाए थे, आउटलाइन के अंदर लिखा था, अब जैसे मैं इसी की बात करूंगी, 1 2 3 4 सेंटेंसेस हैं आपके सामने, ठीक है, आप समझो कि मिस ने ये 4 सेंटेंसेस इस स्लाइड में लिखे हैं, लेकिन मिस ने ये स्लाइड बनाने से पहले 5 10 मिनट पहले कोई आउटलाइन बनाई होगी अपने हाथ पे, अपने पेपर पे, कहीं भी सेलफोन पे कोई पॉइंट्स बनाए होंगे कि इस वाले फर्स्ट सेंटेंस में मिस ये लिखेंगी, सेकंड में ये, थर्ड में ये और फोर्थ में ये, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये चारों सेंटेंसेस बनाए, ताकि मैं जो मैसेज मेरे स्टूडेंट्स को कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ वो बेहतरीन तरीके से, मेरी एबिलिटी के हिसाब से बेहतरीन तरीके से मैं कन्वे कर सकूं। मैं ये श्योर हूं कि मुझसे कम से कम गलतियां हो इसके अंदर। तो ये रफ ड्राफ्ट आपका ये होता है कि बैक एंड पे आपने आउटलाइन बनाई हुई होती है, पॉइंट्स आपके पास होते हैं, कौन सी चीज पे कौन कहाँ मैंने कौन सी लाइन में क्या पॉइंट लिखना है, कौन से सेंटेंस में मैंने कौन सी चीज वर्ड्स डालने हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी राइटिंग स्टार्ट करते हो। राइटिंग कह लो टाइपिंग कह लो, एक ही चीज है।
तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये 4 सेंटेंसेस बनाए। तो मैंने पहले आप माइंड में सोच के रखे हुए थे कि मैंने ये 4 पॉइंट्स इस स्लाइड नंबर 8 में डालने हैं, बस इस 4 से ज्यादा मैंने सेंटेंसेस नहीं डालने। अगर मेरी आउटलाइन में मेंशन था कि मैंने स्लाइड नंबर 8 में 4 सेंटेंसेस डालने हैं और मैंने यहाँ अगर 6 सेंटेंसेस डाल दिए हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने गलत काम किया, क्योंकि मेरी आउटलाइन ये कह रही है कि स्लाइड नंबर 8 पर सिर्फ 4 सेंटेंसेस आने, तो मुझे यहाँ से 2 सेंटेंसेस निकालने होंगे। तो अभी हम आगे जाके देखते हैं रिव्यू के अंदर कि कैसे निकालते हैं ऑल दैट। ठीक है, तो ये हमारा आप समझो कि रफ ड्राफ्ट है। फिर आप अभी अपने जो भी आउटलाइन में आपने पॉइंट्स बनाए थे वो आपने सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स की शक्ल उसको दे दी है, और आप मुतमईन हो के ओके जो जो मैंने एक्स वाई जी पॉइंट्स आउटलाइन में डाले थे वही एक्स वाई जी पॉइंट्स मैंने अपने रफ ड्राफ्ट में डाल दिए। मेरी पीस ऑफ राइटिंग हो गई है, मेरे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। अब थर्ड स्टेप आता है रिव्यू, जिसके अंदर आप अपने काम को रिवाइज करते हो, यानी कि रीचेक करते हो, एडिट करते हो अगर कहीं एडिटिंग की जरूरत है, और प्रूफ रीड करते हो। ये 3 चीजें क्या है अभी हम देखते हैं। ये भी इसलिए आपको मैं दोबारा कैप दे रही हूँ ताकि वंस पेपर वाले दिन आप अपना लेटर और ऐसे कर लो, तो आपने अपने लेटर और ऐसे को रीचेक करना है, प्रेसी राइटिंग को रीचेक करना है। ये बहुत मिनिमम तरीके से मैं समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ ताकि आप ये अपने माइंड में रखो। रिवाइज एंड एडिट, ये एक एक्रोनिम है, ARMS रिवाइज के लिए, CUPS कप्स एडिट के लिए। एक्रोनिम का मतलब होता है कि किसी चीज की एब्रीविएशन है ये, ठीक है। ए से कुछ बनेगा, आर से कुछ बनेगा, एम से कुछ बनेगा, एस से कुछ बनेगा, अभी हम देखते हैं। तो ये मिलाकर ये जो बनते हैं ARMS जो होते हैं वो एक्रोनिम कहलाते हैं, ठीक है। ए से कुछ, आर से कुछ, एम से कुछ, एंड एस से कुछ, एंड सेम इज द केस विद सी से आपका कुछ बनेगा, यू से, पी से और एस से भी। रिवीजन आप जब कर रहे हो अपने काम को, रीचेक जब आप अपने काम को कर रहे हो, आपने देखना है ए से बनता है आपका एड। ये बड़ा एक बेहतरीन तरीका है अपने काम को रिवाइज करने का, रिव्यू करने का या रीचेक करने का। ए से बनता है एड। आपने अपने काम को इस तरीके से रीचेक करना है जिसे उर्दू में बोलते हैं ना, तनकीदी निगाह से चेक करना है कि आपने कोई चीज ऐड तो नहीं कर दी अपने काम में। जो चीज आपने अपने आउटलाइन में बनाई थी और डाली थी, वो कई पैराग्राफ और सेंटेंसेस बनाते बनाते वो कोई चीज रह तो नहीं गई। जब आप रीचेक कर रहे हो जाके, आप कह रहे हो ओहो पॉइंट नंबर 2 पे तो मैंने ये लिखा था आउटलाइन में, मैंने रफ ड्राफ्ट के अंदर पॉइंट नंबर 2 तो डाला ही नहीं, या पॉइंट नंबर 2 कम डाल दिया। ठीक है, तो कोई चीज ऐड तो नहीं करनी है, यहाँ लिखा हुआ है कोई डिटेल तो ऐड नहीं करनी, किसी चीज की डिस्क्रिप्शन ऐड तो नहीं करनी है, कहीं आपने कोई भूल तो नहीं गए हो। आर से आपका बनता है रिमूव, यानी कि हटाना। कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो नहीं डाल दी जो आउटलाइन में डाली ही नहीं थी। पॉइंट नंबर 1 के अंदर ब्ला 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 लिखना था, आपने तो एक्स्ट्रा लिख दिया पॉइंट नंबर 1 में, जो कि आपके आउटलाइन में है ही नहीं। जब पढ़ने बैठे हो और आउटलाइन को मैच किया तो ओहो ये तो था ही नहीं मेरे आउटलाइन में। मीन्स कि आपने कुछ चीजें रिमूव तो नहीं करनी कहीं, कोई ऐसे अल्फाज जो कि सेंस ना बना रहे हो, जिनकी वहां जरूरत ही नहीं थी लिखने की, तो वो आपको वहां से रिमूव करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मूव, M फॉर मूव, वर्ड्स दैट फिट इन अनदर स्पॉट। ये मूव आ गया अरेंजमेंट। मुझे ये 2 वर्ड्स उठाकर स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में डालने चाहिए, वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मिडिल में अच्छे नहीं लग रहे, या एंड में डाल दूं तो ज्यादा अच्छा सेंस बनाएगा, स्टार्टिंग में अच्छे नहीं लग रहे। कोई चीज मूव तो नहीं करनी, कोई सेंटेंस सेकंड नंबर पे आना चाहिए था, वो मैंने फोर्थ नंबर पे लिख दिया, उसको उठाकर मैं सेकंड नंबर पे कर दूं। कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई एक्सप्रेशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको कहीं मूव करने पड़ सकते हैं। ये भी आप रीचेक करो अपने काम को। सब्सटीट्यूट, एस से बनता है आर्म्स का लास्ट एक्रोनिम इज सब्सटीट्यूट। इसका मतलब होता है रिप्लेस करना, किसी और चीज को ले आना किसी चीज की जगह।
रिप्लेस करना, ठीक है, सब्सटीट्यूट डेड वर्ड्स फॉर अलाइव वर्ड्स। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यह है कि बहुत वीक वर्ड या अल्फाज तो मैंने यूज नहीं करनी है जो मेरी राइटिंग को कमजोर बना रहे हैं, जो मेरे राइटिंग में वो इंपॉर्टेंस और वो अहमियत नहीं दे रहे हैं, तो उन वर्ड्स को मैं रिप्लेस करूंगा, यानी कि उनकी जगह मैं स्ट्रॉन्गर वर्ड्स, बेहतर वर्ड्स चॉइस इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है कि मैं रिप्लेस करूंगा वीकर वर्ड्स। कभी कभी होता है कि आप बहुत रूड हो जाते हो लिखते लिखते ही, जैसे कि गुस्सा आ रहा है अगर, तो आप एक्सक्यूज मी, तो कहीं रूड तो नहीं हो रहे हो, आपने सेंटेंस पढ़ा, आपने कहा ये बात मुझे लिखनी तो चाहिए, बट नॉट इन अ रूड वे, इन अ सटल वे, थोड़ा रिस्पेक्टफुली होकर। तो फिर आप क्या करोगे, वो जो एक दो वर्ड्स आपको जो रूडनेस का एलिमेंट दे रहे हैं, उनको आप रिप्लेस करोगे, तब्दील करोगे विथ पोलाइटर वर्ड्स, कि आपकी बात भी पहुंच जाए सामने वाले तक और वो रूड भी ना लगे, वो लाइट का एलिमेंट रहना चाहिए, ठीक है। आई होप के ये आर्म्स आपको क्लियर हुए होंगे। ओके, कमिंग टू द एडिटिंग पार्ट, इसमें हमने CUPS को माइंड पे रखना है, और ये तीनों चीजें रिवाइज, एडिट एंड प्रूफ रीड, ठीक है, ये आपका रिव्यूइंग का हिस्सा है। अभी रिव्यू कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, अपने काम को, लिखे हुए काम को दोबारा से देख रहे हो, पहले आपने ही लिखा है उस काम को, लेकिन अब आप उसको रीचेक कर रहे हो, ठीक है, रिव्यू कर रहे हो जी। ये एक और मैंने इमेज डाला था जस्ट फॉर यू गाइस, कि अगर ये किसी वजह से ब्लर लग रहा हो तो आप लोग ये थोड़ा सा बेहतर है तो इसको देखो, वन ऑफ द सेम थिंग्स। अच्छा जी, कब से कैपिटलाइज, बहुत सारे बच्चे कैपिटलाइजेशन की गड़बड़ कर देते हैं। हमें ये लगता है कि हम सेंटेंस का स्टार्ट कर रहे हैं तो बस वो कैपिटल लेटर से करेंगे, या प्रॉपर नाउन को लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे अगर मेरा नाम सादिया है तो आप सादिया नाम लिख रहे हो तो कैपिटल एस से लिख लोगे, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आप कैपिटल एस से लिख लोगे या कैपिटल लेटर से लिख लोगे। तो कैपिटलाइजेशन सिर्फ नामों के लिए नहीं होती है, सिर्फ प्रॉपर नाउन्स के लिए नहीं होती है, दैट इज फॉर टाइटल्स ऑल्सो, दैट्स फॉर मंथ्स, डेज और आई वाला प्रोनाउन। अब अगर आप अपने सेंटेंस के बीच में सैटरडे संडे या मंडे लिख रहे हो तो वो कैपिटल M और S से होने चाहिए। जनवरी, मई, जून, जुलाई लिख रहे हो तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है। कैपिटलाइजेशन को माइंड पे रखिएगा, इसके मार्क्स कटते हैं, किसी भी टेस्ट में आपके मार्क्स कटेंगे अगर कैपिटलाइजेशन सही नहीं। यूज से यूजेज, जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, चूज किए हैं रादर, उनका यूजेज आप सही तरीके से कर रहे हो। जहां नाउन लगना था वहां आपने नाउन ही लगाया है, या कहीं वहां वर्ब तो नहीं लगा दिया आपने? जहां वर्ब लगना था वहां आपने कोई एडजेक्टिव तो नहीं लगा दिया, या आपने पास्ट टेंस में वर्ड लिखना था उसकी यूजेज आपने करके प्रेजेंट टेंस में कहीं कर दी है। तो ये यूजेज ऑफ द vocabulary दैट यू यूजिंग, ये आपने माइंड में रखनी कि मैं उनको सही इस्तेमाल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन आपके फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये आपको पता है। कॉमास, बच्चे बहुत ज्यादा कॉमास की गलती करते हैं कि जहां कॉमा डालकर ब्रेक देना है, पॉज देना है आपने सेंटेंस को, वहां हम कॉमा नहीं डालते एट टाइम्स। तो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर पंक्चुएशन इफ यू हैव एन इशू विद दैट। स्पेलिंग, आपने स्पेलिंग यहाँ देखनी है। चेक ऑल वर्ड्स, यूज द वर्ड ऑल, आपके जो वर्ड्स की स्पेलिंग है, यहाँ इधर स्पेलिंग से मुराद इनकी ये है, प्रूफ रीड में भी हम स्पेलिंग चेक करेंगे, अभी हम आगे जाएंगे। यहाँ बेसिकली स्पेलिंग, स्पेलिंग का मतलब इनका यहाँ है कि आप अमेरिकन स्पेलिंग यूज कर रहे हो कि ब्रिटिश स्पेलिंग यूज कर रहे हो, ठीक है। तो वो यहाँ ये चेक करें कि हमें एक काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी चाहिए ना, कि अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं तो फिर हम ब्रिटिश स्पेलिंग को ही फॉलो करें प्रिफरेबली, और अगर हम अमेरिकन इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं तो हम प्रिफरेबली अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग्स को जो है वो फॉलो करें। तो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश की कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग्स जो है ना वो डिफरेंट होती हैं।
तो वो हमने माइंड में रखनी कि हम अमेरिकन फॉलो कर रहे हैं या हम ब्रिटिश फॉलो कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि कहीं हम अमेरिकन कर रहे हो, हम कहीं ब्रिटिशर कर रहे हो, तो वो एक देखने में विजुअली लुक अच्छी नहीं आती है काम की। जी, मूविंग ऑन टू द प्रूफ रीडिंग, रिव्यू का थर्ड पार्ट। अभी हमने एडिट और रिवाइज किया, अब प्रूफ रीड देखते हैं कि प्रूफ रीड क्या है। Proofreading involves reading the text carefully, closely, to remove typos and ensure stylistic consistency. Typos का मतलब होता है कि कहीं फुल स्टॉप लगाना था भूल गए, एंड लगाना था नहीं लगाया, कॉमा नहीं लगाना था तो लगा दिया है या नहीं लगाया, समथिंग लाइक दैट। स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ये स्पेस बार आपके ज्यादा 2 दफा दब गए हैं तो एक वर्ड दूसरे वर्ड के बीच में डबल स्पेसिंग होगी है, या स्पेसिंग हुई ही नहीं है, ये एंड के साथ ई जो है वो मिला हुआ है, ये सारे आपके टाइपोस के अंदर आते हैं। तो प्रूफ रीडिंग में हमें बहुत क्लोजली रीड करना होता है, एक एक लिटरली फुल स्टॉप ऑफ कॉमा को भी हम यहाँ चेक करेंगे। When proofreading, look out for typos in your text, spelling errors। अब यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स की बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे योर लिखना है तो उसमें हम कहीं ओ डालना भूल तो नहीं गए, वाई यू आर तो नहीं हमने लिख दिया। मिसिंग वर्ड्स, अब जैसे जल्दी जल्दी में हम लिख रहे हैं, हमने लिखा प्रूफ रीडिंग इन्वॉल्व रीडिंग टेक्स्ट क्लोजली टू, द डालना भूल गए अगर, तो कोई वर्ड मिसिंग तो नहीं है हमारे। जैसे क्लोजली रिमूव, टू डालना भूल गए तो वो हमने देखना है, या कई दफा 2 दफा टू तो नहीं डल गया। कंफ्यूज्ड वर्ड चॉइसेस, यहाँ हमने देखना है कि जब हम अपने काम को पढ़ रहे हैं दोबारा, मैं प्रूफ रीड करने के लिए डिटेल्ड रीडिंग कर रहा हूँ, अपने ही काम को रीचेक कर रहा हूँ, तो पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, तो वो हमने जो है ना वो वर्ड्स को हाईलाइट करना है यहाँ, और फिर हम उनको चेंज करेंगे वर्ड्स को। कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं डालने, जब हम खुद अपने काम को पढ़ के कंफ्यूज हो रहे हैं तो सामने वाला जो हमारा रिसीवर है जिसको हम वो काम सेंड करने वाले पीस ऑफ राइटिंग, तो वो भी कंफ्यूज हो सकते हैं। पंक्चुएशन एरर्स चेक करने हैं हमने यहाँ, अभी तो हमने आइडेंटिफाई किए थे ना उधर कप्स के अंदर, यहाँ हम उनको ठीक करेंगे। मिसिंग एंड एक्सेसिव स्पेसेस, अभी जैसे वो मैंने बात की थी आपकी, कोई डबल स्पेसिंग तो नहीं होगी। यूज योर वर्ड प्रोसेसर्स बिल्ट इन स्पेलिंग चेक, आप लोग जब वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं तो हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट पे बिल्ट इन स्पेल चेक होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हो अपनी स्पेलिंग चेक करने के लिए, लेकिन 100% उसके ऊपर रिलाई ना करें तो वो बेहतर है, और खुद से अपना जो है वो एक एक वर्ड को आप रीड आउट करो ताकि आप कंफर्म रहो on your own that you have checked each and every word and each and every punctuation mark. After a thorough reviewing, a final draft is created. After a thorough reviewing मतलब उसके अंदर काम को रीचेक कर रहे हो, एडिट कर रहे हैं और प्रूफ रीड कर रहे हो। प्रूफ रीड करने के बाद उस प्रूफ रीड मतलब जो गलतियां निकाली हो उसको ठीक कर रहे हो आप, उसके बाद आप फाइनल ड्राफ्ट बनाओगे। ठीक हो गया, then the final draft is going to be created. See, chapter number 2, that is your business message. Before moving on to chapter number 2, I would briefly would like to like recap chapter number 1, हमारा जो था प्लानिंग फेज था, उसमें आपकी राइटिंग प्रोसेस है, उसमें प्लानिंग फेज होता है जिसमें आप आइडिएशन करते हैं, आउटलाइन बनाते हैं अपने मैसेज को, चाहे वो लेटर है, चाहे वो ऐसे है, चाहे वो ईमेल है, चाहे वो मेमो है, उसको आप किस तरह स्ट्रक्चर दे रहे हो, अरेंज कैसे कर रहे हो, डायरेक्ट मेथड यूज करोगे, इनडायरेक्ट करोगे, गुड न्यूज है, बैड न्यूज है, ये आपने सारा कुछ प्लानिंग के अंदर करना होता है। सेकेंड, आपने पीआरसीएम भी ऑब्वियसली आपके आइडिएशन में आता है कि आपका पर्पस क्या है, रिसीवर क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, मीडियम क्या होगा।
फिर आपका सेकंड प्रोसेस का स्टेप आता है ड्राफ्टिंग का, जिसमें हम ड्राफ्ट करते हैं। उसमें अभी हमने आउटलाइन में जो चीजें बनाई होती है, पॉइंट्स लिखे होते हैं, उनको हम पैराग्राफ्स की और सेंटेंसेस की शक्ल देते हैं। थर्ड में आपका जो रिव्यूइंग पार्ट होता है, उसमें आप अपने ही लिखे हुए काम को रीचेक करते हो, ताकि उसमें से कोई एडिटिंग, कोई गलतियां आपने निकालनी है तो वो हाईलाइट करके उसके बाद आप उसका रफ ड्राफ्ट के बाद आप फाइनल ड्राफ्ट बनाते हो उसका, जो किसी को प्रेजेंट करने के काबिल होता है, जिसको आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, दैट इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1। ओके, मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 2। ये हमारा बिजनेस मैसेज है। रिकॉल आप लोगों को सारों को हो गया होगा, रिविजन वाले स्टूडेंट्स को स्पेशली, कि ये हमारा बिजनेस मैसेजेस का चैप्टर नंबर 2 है। इसमें क्या क्या है वो भी हम आगे जाके देखते हैं। और जो हमारे एंड के दो तीन स्पेशली दो लेसन रह जाएंगे, स्पेशली दो, उसके अंदर जो है वो हम पैराग्राफिंग पे काम करेंगे, इन द सेंस कि हम लिखेंगे कि पैराग्राफ के फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में क्या आना चाहिए, अप्रोप्रिएट क्या होता है एंड ऑल दैट, ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया हो जाए कि पैराग्राफ बनाते कैसे हैं और लेटर राइटिंग कैसे करनी है। तो वो हमारे जो लास्ट 2 सेक्शन होंगे वो बेसिकली उसी के ऊपर होंगे। अभी हम जो है वो ब्रीफली बात कर रहे हैं कि हमारे चैप्टर्स में है क्या क्या। ठीक है, ताकि आपको उसकी इंपॉर्टेंस का भी आइडिया हो ना, कि कोई भी चीज हम लीव आउट नहीं कर सकते। जी, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस मैसेजेस। मैसेजेस से बिफोर मूविंग ऑन टू द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस मैसेजेस, मैसेज का मतलब यहाँ आपका लेटर भी है, ईमेल भी है, आपका मेमो भी है, आपका सर्कुलर भी है, आपकी रिपोर्ट भी है। ठीक है, मैसेजेस से मुराद ये है कि कोई भी आप अपना पैगाम, आपका मैसेज आप अपने जो है वो बिजनेस वर्ल्ड में सामने वाले को पहुंचाना चाह रहे हो, रिसीवर को। ठीक है, वो आपका कोई भी रिटर्न मैसेज हो सकता है। प्लीज कीप इन माइंड कि ये ओरल मैसेजेस भी होते हैं जब हम किसी को वॉइस नोट भेजते हैं और फोन कॉल करते हैं, लेकिन हमारा सब्जेक्ट बिजनेस राइटिंग का है, तो हमारा फोकस रिटर्न मैसेजेस पे होगा। ठीक है, जाके जैसे कि लेटर हो गया, ईमेल हो गया, मेमो हो गया एंड सो ऑन। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो आपके रिटन मैसेजेस हैं। ठीक है, सेल्स लेटर, ऑर्डर लेटर, कंप्लीट लेटर, एडजस्टमेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, फॉलो अप लेटर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एक्नॉलेजमेंट लेटर्स, कवर लेटर। ये आपकी आईकैप की बुक में से ही मैंने स्क्रीनशॉट लेके इसमें जो है वो इंक्लूड किया है, ताकि आपको आइडिया के मैसेजेस लिटरली मीन्स द लेटर। ठीक है, अभी आगे जाके हम फिर देखेंगे तो वो ईमेल भी आएगी। लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, सर्कुलर लेटर, मेमो, एजेंडा, मिनट्स, रिपोर्ट, ये आपके सारे मैसेजेस। ठीक है, ओके। इनफैक्ट अगर हम सेल्स लेटर की बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है, sent from an organization to a potential customer to prompt them into ordering goods or services। तो क्या मतलब है सेल्स लेटर? एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वो बनाते हैं, उनको माइंड में रखते हुए अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को जो है वो लिख रहे हैं लेटर, या कोई भी पीस ऑफ राइटिंग कर रहे हैं ताकि वो आए और वो खरीदें हमसे चीजें। आपके जो है वो पोटेंशियल कस्टमर्स और आपके मौजूदा कस्टमर्स भी, सेल्स लेटर होता है। ठीक है, ऑर्डर लेटर, सेंड बाय अ कस्टमर टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्डर गुड्स और सर्विसेज। एक कस्टमर जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखता है कि मुझे आपसे फॉर एग्जांपल 4 टेलीविजन चाहिए, या 5 फैंस चाहिए, 6 एसीज चाहिए। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। या होटल को, किसी को जो है वो लेटर लिख रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं कि जी मुझे 2 जो है ना दिन के लिए, 2 रात के लिए होटल के XYZ रूम्स चाहिए, तो उनकी सर्विसेज आप को जो है ना वो चाहिए होटल की। तो आप ऑर्डर लेटर उनको लिखते हो कि क्या ये रूम्स अवेलेबल होंगे, क्या ये फैंस, या क्या ये एसी, क्या ये टीवी इस प्राइस में आपके पास अवेलेबल होंगे, इन दिनों में आप मुझको पहुंचा सकते हो, समथिंग लाइक दैट। तो वो आपका ऑर्डर लेटर हो जाता है।
ठीक है, आप उनको ऑर्डर, लिटरली ऑर्डर कर रहे हो। ये इंक्वायरी लेटर के अंदर आप उनसे इंफॉर्मेशन ले चुके होगे पहले, और फिर आप जब वो आपको रिप्लाई करेंगे कि यस थिंग्स आर अवेलेबल, गुड्स आर अवेलेबल, सर्विसेज आर अवेलेबल, 4 रूम के बजाय आप 6 रूम भी हमसे ले सकते हैं, तो फिर आप जब उनको जवाबी लेटर लिखोगे तो वो आपका ऑर्डर लेटर होगा कि ओके ठीक है, अब मैं कंफर्म करता हूँ कि ये 4 एसी, 3 पंखे और 4 टीवी जो हैं वो फलाने एड्रेस के ऊपर आप सेंड कर दीजिए, और समथिंग लाइक दैट। और आप होटल की बुकिंग का भी इस तरह कर सकते हो। जैसे हम फ्लाइट बुक कराते हैं तो हम उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो वो इस तरह की चीज होती है। कंप्लेन लेटर जनरली सेंड बाय कस्टमर टू वेंडर टू कंप्लेन अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस। ये आपको मैं एग्जांपल हमेशा बच्चों को कंप्लेन लेटर का देती हूँ। व्हेन यू शॉप ऑनलाइन, ठीक है, व्हेन एवर वी शॉप ऑनलाइन, तो कोई गड़बड़ होती है तो हम उन वेंडर को चैट करते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं कि जी आपने गलत चीज हमें सेंड कर दी है, रिटर्न कर दीजिए, समथिंग लाइक दैट। तो वो आपका कंप्लेन लेटर हो जाता है। ठीक है, तो आजकल के जमाने में तो हमारी चैटिंग और वो सारा कुछ चल रही होती है। पहले जमाने में और प्रोफेशनली, आजकल भी प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ तो लेटर्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो कंप्लेन लेटर आप इस सिचुएशन में भेजेंगे किसी वेंडर को कंप्लेन करने के लिए कि जो आपको प्रोडक्ट मिला है या जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी वो अच्छी नहीं थी, तभी वो कंप्लेन कर रहे हो। एडजस्टमेंट लेटर यूजुअली सेंड इन रिस्पॉन्स टू क्लेम और कंप्लेन एंड इंक्लूड्स द फाइनल आउटकम। एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और ये रिस्पॉन्स में होता है। इट इज यूजुअली सेंट इन रिस्पॉन्स टू अ क्लेम और अ कंप्लेंट। अब ये कंप्लेंट लेटर है, जैसे आपने दराज से कुछ मंगाया और वो चीज गलत निकली है, तो वो आपको एडजस्टमेंट लेटर की शक्ल में जवाब देंगे आपको कि जी ठीक है, हमने जो है वो आपकी क्यूरी हमारे पास आई थी कि एक्स वाई जी प्रोडक्ट आपने हमसे लिया था वो ठीक नहीं निकला है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि या तो आपको नया प्रोडक्ट भेज देते हैं या आपके पैसे रिफंड कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वट एवर रिस्पॉन्स वी गेट, वो आपका एडजस्टमेंट लेटर होता है। ये मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बेटा इस वजह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह के लेटर्स आपको आ सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि उन्होंने ये वर्ड साथ में लिखा हो कि राइट अ सेल्स लेटर टू एक्स वाई जी और राइट एन ऑर्डर लेटर टू एक्स वाई जी। ठीक है, लिखा भी हो सकता है, और वो सिंपली कह सकते हैं राइट अ लेटर टू वो। और आपको सिचुएशन टॉपिक समझकर अंदाजा करना होगा कि ये ऑर्डर लेटर है, कंप्लेन लेटर है, कि सेल्स लेटर है, कि रेफरेंस लेटर है। कभी कभी वो वर्ड लिख भी देंगे लेटर के साथ, सेल्स, रेफरेंस एंड कंप्लेन, कभी नहीं भी लिखेंगे। तो इस वजह से मैं ये थोड़ा सा डिटेल में जा रही हूँ आपके साथ। bear with me. Inquiry letter, excuse me. Inquiry means you're asking for some kind of information from the receiver. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि सीएफई आप लोग ईमेल किए आप लोगों ने सीएफई को, एक्स वाई जी कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज को, आई कैप को फॉर दैट मैटर, कि जी सीट्स अवेलेबल है, रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो आपका आपकी तरफ से इंक्वायरी लेटर होगा। फॉलो अप लेटर, फॉलो अप लेटर आपका होता है कि व्हेन यू हैव डन और हैव सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ऑलरेडी, किसी बात पे किसी पॉइंट के ऊपर आप लोग पहले बातचीत कर चुके हुए हैं रिसीवर के साथ, और उसी के बारे में आप उनको दूसरा या तीसरा जो है वो लेटर लिख रहे हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ अ फॉलो अप लेटर। ऑलरेडी किसी पॉइंट पे बात हो चुकी है, आप उनको जो हो वो दोबारा से उस चीज के ऊपर बात कर रहे हो, तो दैट इज फॉलो अप लेटर। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या रेफरेंस लेटर भी कहते हैं, सेंड बाय अ प्रीवियस एम्प्लॉयर, और रेफरेंस लेटर आपका एकेडमिक भी होता है। ठीक है, आपको बेसिकली वो रेफर कर रहे होते हैं, यस वो कह रहे होते हैं कि जी ठीक है, ये इंसान मेरे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम करता था पर सच इन सच ड्यूटीज, बहुत अच्छा इंसान है, वो रिस्पॉन्सिबल है एंड ऑल दैट, तो हमारी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप अगर इसको रखना चाह रहे हैं नई जॉब पे तो बाय ऑल मीन्स रखिए। तो ये आपका प्रोफेशनली भी होता है, और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रेफरेंस लेटर्स भी बनते हैं कि जी ये बच्चा हमारी ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ के निकला है, उसका कंडक्ट जो है वो एक्सीलेंट है, एंड वी डू रिकमेंड दैट स्टूडेंट फॉर फर्दर एजुकेशन और फर्दर एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दैट। तो एकेडमिक प्लस प्रोफेशनल लेवल पे भी आपकी रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं। एकेडमिक में आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, प्रिंसिपल से, अपने टीचर से ये लेटर्स बनवाते हैं और लेते हैं। एंड अगर हम वर्क प्लेस की बात करें, प्रोफेशनली बात करें, तो आप अपने सीनियर से, अपने बॉसेस से, अपने ओनर ऑफ द कंपनी से ये रेफरेंस लेटर बनवाते हैं। एक्नॉलेजमेंट लेटर, अ बिजनेस
sends a simple receipt to let others know that they have received a communication and either have dealt or will deal with the prior communication in due course. Acknowledgement letter, इसका मैं सिंपल सा एक एग्जांपल जब देती हूँ तो बच्चे क्लास में बहुत ज्यादा हंसते हैं और स्माइल पास करते हैं मुझे। वो ये होता है कि जब आप अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी कजन को, इवन योर पेरेंट्स, जब आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो हमें एक थम्स अप नहीं आ जाता, एक एक्नॉलेजमेंट आ जाती है कि हाँ हमने आपका मैसेज एक्नॉलेज कर लिया, देख लिया है, बाद में बेशक रिस्पॉन्स दे देंगे, ठीक है, एक थम्स अप आ जाता है। तो वो इसका क्या मतलब होता है कि आप सामने वाले ने आपके मैसेज को पढ़ लिया है, अभी फिलहाल रिप्लाई करने का टाइम नहीं है। तो यही एक्नॉलेजमेंट लेटर आपका होता है कि वो एक सिंपल आपको किसी ना किसी तरीके से नोटिफिकेशन दे देते हैं, नोटिफाई कर देते हैं कि जी यस हमने आपका मैसेज रिसीव कर लिया है, इसके ऊपर हम अभी जो है वो फिर बाद में बातचीत करते हैं डिटेल के। सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दे देना, वो एक्नॉलेज हो जाता है, यस आई हैव एक्नॉलेज्ड योर मैसेज, सिंपल एज दैट, ये भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो वो शॉर्ट फॉर्म में होता है लेकिन वो भी लेटर की शक्ल में ही आपका होता है, एक्नॉलेजमेंट लेटर ही हो गया। कवर लेटर, companies accompanies something such as a package or a report. It describes the enclosed and why it is being sent. Cover letter is a form of a letter that is enclosed or attached with some other type of document. आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो, ठीक है, वो मेन आपका एक डॉक्यूमेंट है, उसके साथ आप कवर लेटर सेंड करते हो। मेन आपका लेटर है जॉब एप्लीकेशन जो आपने लिखी है, उसके साथ आप अपने काम से रिलेटेड, प्रोफेशन और एक्सपीरियंस से रिलेटेड एक साथ में कवर लेटर भी देते हो। तो वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपकी होती है उस कवर लेटर के अंदर, जो कि आपकी जॉब एप्लीकेशन और रेज्यूमे के अंदर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड होती है। तो वो आप समझो कि एक अकम्पनीज समथिंग, अकम्पनीज मतलब साथ होता है उसके, किसके, एक रिपोर्ट के या किसी पैकेज के या किसी मेन डॉक्यूमेंट के साथ आप जो एक लेटर्स देते हो डीलिंग विद द डिटेल्स ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट, वो आपका कवर लेटर कहलाता है। लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, ये तो आपको नाम से ही क्लियर है कि व्हेन यू वांट टू रिजाइन फ्रॉम एनी कंपनी यू राइट अ रेजिग्नेशन लेटर। ओके, तो फिर आप उसमें रीजंस बताते हो व्हाई यू वांट टू लीव द जॉब। सर्कुलर लेटर, यूज्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन इन अ लार्ज ऑडियंस, ये हम नेक्स्ट के अंदर करेंगे, इसमें मैं भी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, इसकी दो स्लाइड्स अलग हैं। मेमोरेंडम की यानी कि मेमो की भी स्लाइड्स अलग है, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स राइट नाउ। रिपोर्ट की भी आपकी स्लाइड्स अलग हैं, तो उस पर भी हम इन तीनों के ऊपर अभी बाद में बात करते हैं। एजेंडा, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेसेस टू बी कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। कभी सुना है ये टर्म जो अभी मैं बोलने लगी हूँ, मीटिंग का एजेंडा क्या है, यानी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मीटिंग। तो आपका रीजन क्या है कि मीटिंग में हम जा रहे हैं, बॉस ने मीटिंग में बुलाया है तो क्यों बुलाया है, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं उस एजेंडा के अंदर कि इस मीटिंग के अंदर हमने क्या चीजें डिस्कस करनी है, किन चीजों के ऊपर को कंसिडर करना है और कौन सी चीजें ऐसी होंगी जिनको हमने मीटिंग के अंदर जो है वो शेयर करना है, तो वो आपका एजेंडा होता है, काइंड ऑफ अ लिस्ट। मिनट्स, इसको मिनट्स खाली भी बोलते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी बोलते हैं। अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग, इसलिए इसको मिनट्स ऑफ मीटिंग भी बोलते हैं। रीजन क्या है ये मिनट्स ऑफ मीटिंग उसको करने का, कि जो आपकी मीटिंग हो रही होती है उसको वन ऑफ द अटेंडीज ऑफ द मीटिंग वो नोट डाउन कर रहे होते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ मीटिंग में, मीटिंग के, यानी कि आपस में जो डिस्कशन हो रही है, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, उसके बारे में वो एक मिनिमाइज तरीके से जो है ना वो एक चीजों को नोट डाउन कर रहा होता है, एक इंसान जो मीटिंग अटेंड भी कर रहा होता है साथ में। तो वो आपका रफ वर्क कर रहे होते हैं, उसके बाद जब मीटिंग एंड हो जाती है तो फिर उस रफ वर्क को चेक करने के बाद जो भी हमने काम किया रीचेक करके फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं, और फिर वो जो एक डॉक्यूमेंट होता है वो सारे मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
ताकि सबको पता हो कि आज की मीटिंग में या कल की मीटिंग में ये पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे। यानी कि जब नेक्स्ट मीटिंग में हम बैठे तो हमें पता हो कि प्रीवियसली मीटिंग के अंदर हमने कौन से पॉइंट्स को एड्रेस किया था या डिस्कस किया था। रिपोर्ट के बाद बारे में मेमो एंड सर्कुलर विल बी डिस्कस्ड इन अ व्हाइल। जी, coming to one of the main thing that is letter। ये मैंने आई कैप की बुक से ही आप लोगों के लिया हुआ है स्क्रीनशॉट इसका। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं। बेसिकली हमने लेटर के फॉर्मेट पे फोकस करना है, ठीक है। आज जो इम्पोर्टेंट चीज हम लेटर के हवाले से करने वाले हैं वो ये है कि हमने इसके फॉर्मेट को जो है वो रिवाइज करना है, रिकॉल करना है माइंड के अंदर के जो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हुए हो अपने अपने टीचर्स के साथ। जी, ये नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक, ठीक है। क्विकली हम देखते हैं। हेडर, डेट, रेफरेंस, एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग, सिग्नेचर एंड एनक्लोजर। ये 10 चीजें, ठीक है। इसको कंपोनेंट्स कहेंगे, आप स्टेप्स कह सकते हो ऑफ अ लेटर और कंपोनेंट्स ऑफ अ लेटर, पार्ट्स ऑफ अ लेटर, सब आपस में सिनोनिम्स हैं, ठीक है। हेडर की अभी हमने बात की थी। कंपनीज नेम एंड एड्रेस एंड कंपनीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर मैं पीछे जाऊं तो देखो, कंपनी का नाम APCI लाहौर लिमिटेड, लोगो भी बना हुआ है कुछ। हेडर होता है ये आपका, ठीक है। और कोई एक कॉन्टैक्ट डिटेल होगा कंपनी का, सेल फोन होना है, लैंडलाइन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, व्हाटएवर, द नेम ऑफ द कंपनी एंड इट्स एड्रेस एंड इट्स लोगो। मल्टीपल चीजें भी हो सकती है लेकिन कम से कम ये चीजें होती हैं हेडर के अंदर, ठीक है। आजकल तो फेसबुक, इंस्टा एंड लिंक्डइन व्हाटएवर, आपका बिजनेस पे डिपेंड करता है कि किन किन चीजों के साथ आप लिंक्ड अप हो सोशल मीडिया के, तो आप फिर वो भी अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स उसमें डालते हैं। नंबर 2 पे डेट, either write it in a British way or in an American way। ये मैं नहीं कह रही, ये आईकैप की बुक कह रही है, ठीक है। ब्रिटिश और अमेरिकन में से कोई एक तरीके से आपने लिखना है। लेटर रेफरेंस helps to identify letters। लेटर रेफरेंस बेटा आपका ऑप्शनल है, प्लीज आई रिपीट, लेटर रेफरेंस आपका ऑप्शनल है। दिस वन नंबर 3 पे जो आपका है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शनल। ऑप्शनल इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपके टॉपिक में ये दिया हुआ है कि जी रेफरेंस नंबर ये है और इसको माइंड में रखते हुए आपने लेटर लिखना है, तो जो आपके टॉपिक में रेफरेंस नंबर है उसको कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ लिख दो या देख कर लिख लोगे, HRY265 एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। अगर ये रेफरेंस नंबर के बारे में कोई भी चीज टॉपिक में मेंशन नहीं है तो आपने वो लेटर राइटिंग में इसको नहीं डालना, ठीक है। वो आपको खुद देंगे, अगर वो चाहेंगे कि आप नंबर 3 के ऊपर रेफरेंस नंबर दो तो वो आपको रेफरेंस नंबर खुद देंगे लेटर के टॉपिक में या ईमेल के टॉपिक में या मेमो के टॉपिक में, ठीक है। वो जो लेटर राइटिंग का जो आपका क्वेश्चन है उसमें वो आपको खुद ही रेफरेंस नंबर देंगे। अगर नहीं दिया हुआ तो हम इसको स्किप कर दें। रिसीवर्स फुल नेम, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। नंबर 4 के ऊपर अगर मैं बैक करूं, क्या था हमारा एड्रेस, ये नंबर 4 पे एड्रेस। साहब का नाम जिनको लिख रहे हैं दाऊद, फाइनेंस डायरेक्टर हैं वो, उनकी पोजीशन बतानी है, किस पोजीशन पे वो काम करते हैं दाऊद साहब, और कौन सी कंपनी में काम करते हैं, इस्लामाबाद मेटल्स लिमिटेड में। उसके बाद हम पोस्टल एड्रेस लिखेंगे जिसको हम उर्दू में पता बोलते हैं, वो बाद में आएगा। सबसे पहले उस रिसीवर का नाम, फुल नेम, may it be male or female, then the position or the designation of that person, the company's name where the person works,
and then the postal address. Okay, keep that in mind, please. There are 4 components, 4 parts, 4 things to be included in this address section. एक भी मिसिंग हुआ तो मार्क्स में कमी आएगी, क्योंकि फॉर्मेट कैरीज मार्क्स. कीप दैट इन माइंड. रिसीवर्स फुल नेम, डेजिग्नेशन यानी कि पोजीशन ऑफ दैट पर्सन, फाइनेंस डायरेक्टर हैं, लेक्चरर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, रिसर्चर हैं, प्रिंसिपल हैं, और मार्केटिंग डायरेक्टर है, एचआर मैनेजर हैं, व्हाटएवर. और फिर पोस्टल एड्रेस एंड द नेम ऑफ द कंपनी. ठीक है, डेजिग्नेशन के साथ ही आ जाता है. जारी बात है, आप उधर ही जो हो वो डेजिग्नेशन दोगे जहां आप कंपनी में काम कर रहे थे. जी, जब हम जिनका साहब या साहिबा का फुल नेम लिखेंगे तो वी नीड टू राइट द टाइटल ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, मिस है, मिस्टर हैं. ऐसा ये टाइटल जो है इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है एट द एड्रेस सेक्शन, लेकिन आप डाल भी दो तो भी ओके, नहीं भी डालोगे तो भी ओके, मगर मैंने मेंशन कर दिया बिकॉज इट वाज मेंशन्ड इन योर लेटर. मिस है, मिस्टर है, मिसेस है, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन. ठीक है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम ऑफ दैट पर्सन विल स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, ये तो हम सब बच्चों को, सब लोगों को पता है कि लाहौर अगर हम लिखेंगे तो कैपिटल एल से लिखेंगे. ठीक है, लेकिन अगर हम शादमान लिख रहे हैं तो हम शायद कैपिटल एस से ना लिखें. शालामार रोड लिख रहे हैं तो हम एस और आर दोनों को कैपिटल करना है. ये वो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो मैं आपको कह रही थी कि हमारे जो सेकंड टू लास्ट 2 लेक्चर्स रह जाएंगे उनके अंदर हम इस काम को देखेंगे कि ये हमने कहीं पंक्चुएशन की और कैपिटलाइजेशन की भी गलती नहीं करनी है, वो भी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे. तो कीप इन माइंड कि सिर्फ आपने जो है वो इंसानों के नामों को कैपिटलाइजेशन नहीं करनी है, आप एरिया का जो नाम लिख रहे हो वो भी आपने स्टार्ट उसका जो है वो कैपिटल लेटर से करना है. जी, नंबर 5 पे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट लाइन यानी क्या? आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इमीडिएटली एंड प्रॉम्प्टली. अब सब्जेक्ट या सब्जेक्ट लाइन जो है वो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए. शुड be short with 4 to 5 words and it should be crisp. It should not go long like a sentence. ठीक है, वो आप समझो कि सब्जेक्ट लाइन में आप अपने रीजन फॉर राइटिंग लिखते हो. किस रीजन की वजह से, किस पर्पस की वजह से आप अपना लेटर लिख रहे हो या ईमेल लिख रहे हो, वो आप मुख्तसरन बयान करते हो सब्जेक्ट लाइन के अंदर. सारी डिटेल्स आपने ईमेल या लेटर में लिखनी है ना, तो सब्जेक्ट लाइन शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल. सैल्यूटेशन मतलब ग्रीटिंग्स. Dear sir, dear madam, dear Miss Sadia, dear Mr. Farhan, dear Mr. Ali, dear Professor Khan, something like that. ये आपकी greetings होती हैं. Body matter, body parts यानी कि central part that discusses the topic and is divided into paragraphs. Please keep in mind it is divided into paragraphs. It is divided into paragraphs. I can't emphasize more. Body parts should be divided into paragraphs. Closing. साइनिंग ऑफ वर्ड्स यानी कि एंड करते वक्त जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ओबीडियंटली, रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, समथिंग लाइक दैट. व्हाट आई रेकमेंड to my students is that either use the word regards or best regards. ये यूनिवर्सल हैं दोनों. You can use this for your parents, you can use this for your cousin, you can use this for your friend, you can use it for the
prime minister if you are writing to, or you can use it for your boss, your colleague, anything, anyone. ये दोनों जो हैं वो आपके यूनिवर्सल होते हैं, regards and best regards. Your sincerely, your loving, your faithfully, your obediently भी okay हैं, as long as you know where to use them. हर जगह योर सिंसियरली नहीं लग सकता, हर जगह योर फेथफुली नहीं लग सकता, हर जगह योर लविंग नहीं लग सकता, हर जगह योर ओबीडियंटली नहीं लग सकता. तो दैट्स द रीजन कंफ्यूजन ना हो और कंफ्यूजन खत्म हो. मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि रिगार्ड्स या बेस्ट रिगार्ड्स का इस्तेमाल करें अनलेस यू नो द यूजेज ऑफ दीज. इफ यू डोंट देन यूज रिगार्ड्स एंड बेस्ट रिगार्ड्स. अगर इनका यूजेज आता है योर फेथफुली, सिंसियर, ओबीडियंटली, लविंग का कि कौन सी जगह पे इस्तेमाल होने हैं, ये तो बाय ऑल मीन्स ये कर सकते हो आप, फिर कोई गलती नहीं होगी. लेकिन अगर इनको इस्तेमाल नहीं पता कि कहाँ फेथफुली, कहाँ सिंसियरली, कहाँ लविंग, कहाँ ओबीडियंटली यूज करना है, देन डोंट थिंक एंड जस्ट यूज रिगार्ड्स और बेस्ट रिगार्ड्स, इवन प्रोफाउंड रिगार्ड्स. जी, नंबर 9 पे आपका सिग्नेचर एरिया. राइटर सिग्नेचर कम्स बिफोर द राइटर्स फुल नेम. सिग्नेचर एरिया के अंदर आपको पहले अपना साइन करना है. करते हैं इमेजिनरी साइन, आप ऑब्वियसली वहां करोगे अपने पेपर वाले दिन, और स्पेस छोड़ोगे एंड देन यू आर गोइंग टू राइट योर फुल नेम. ये हम प्रैक्टिकली करेंगे जो लास्ट 2 हमारे डेज रह जाएंगे. ठीक है, अभी तो हम सिर्फ फॉर्मेट को रिकॉल कर रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं. और ये भी मेरी बात आपको याद आ गई होगी, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने आपको बताया होगा कि आप जब रिगार्ड्स का वर्ड लिखते हो उसके बाद आपने 4 स्टेप्स छोड़ने हैं और बीच में आपने जगह छोड़ के यहाँ साइन होता है और उसके बाद आपका फुल नेम आता है. प्रैक्टिकली विजुअली हम इंशाल्लाह करेंगे जब हमारी लास्ट 2 क्लासेस रह जाएंगी. एनक्लोजर. A brief list may include all the enclosed documents. इसका एग्जाम्पल मैं सबसे इजी तरीके से आपको देती हूँ जो आपको समझ में आएगा कि जब आपने किसी भी कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन लिया तो आपने अपने एडमिशन फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स साथ में दिए होंगे, जो हम ये वर्ड बहुत उर्दू में यूज करते हैं कि साथ लगा दें ये डॉक्यूमेंट्स, है ना. आप रिकॉल कर रहे होगे, इस चीज को समझ रहे होगे. सो हम मेन डॉक्यूमेंट के साथ जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं वो हमारे एनक्लोजर्स होते हैं. जैसे आपने कॉलेज के फॉर्म के साथ अपनी मेट्रिकुलेशन की जो है वो सर्टिफिकेट की वो कॉपी लगाई होगी, अपना या अपने अब्बू का जो है वो आईडी कार्ड की कॉपी लगाई थी साथ में. ठीक है, तो वो सारा कुछ आपका एनक्लोजर था, यानी कि अब्बू या आपकी आईडी कार्ड की कॉपी, मेट्रिकुलेशन की कॉपी आपके फॉर्म के साथ एनक्लोजर था. एडिशनल डॉक्यूमेंट जो आप मेन डॉक्यूमेंट के साथ लगाते हो वो आपका एनक्लोजर होता है. ये भी ऑप्शनल होगा बेटा, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये भी एनक्लोजर भी आपका ऑप्शनल है. अगर टॉपिक में बताया गया है कि आपने XYZ डॉक्यूमेंट का हवाला देना है, वो भी इंक्लूड करें अपने लेटर के अंदर, तो आप एनक्लोजर यूज करोगे अपने लेटर में. अगर टॉपिक में नहीं कहा, सिर्फ ये कहा है कि राइट अ लेटर टू योर बॉस फॉर एक्सटेंशन इन सैलरी, ठीक है, सॉरी, एक्सटेंशन इन लीव या इंक्रीमेंट इन सैलरी, और ये नहीं कहा कि साथ में आप अपनी पुरानी पे स्लिप की कॉपी भी इस लेटर के साथ दो, नहीं मेंशन किया टॉपिक में, इसका मतलब है कि हमने एनक्लोजर यूज नहीं करना है. और अगर टॉपिक में मेंशन है कि राइट अ लेटर टू योर बॉस रिक्वेस्टिंग हिम एन इंक्रीज इन सैलरी, ऑल्सो इंक्लूड योर प्रीवियस सैलरी स्लिप विद योर लेटर. इसका मतलब है कि वो आपको खुद कह रहे हैं कि अपने एक तो बॉस को लेटर लिखो तनख्वाह बढ़वाने की रिक्वेस्ट करने के लिए, और साथ में लेटर के अपनी पुरानी पे स्लिप की कॉपी भी दो. ऐसी सिचुएशन में फिर हमारा एनक्लोजर लिखना बनता है. अगर टॉपिक में सिर्फ ये है कि जी अपने बॉस को खत लिखिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी वो सैलरी बढ़ा दे, उसमें हमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, तो हमारा कोई एनक्लोजर नहीं लगेगा. ठीक है, इसको अगर समझ नहीं आया तो रिवाइंड करके दोबारा से प्ले करके देख लीजिएगा जब रिकॉर्डिंग देखेंगे कि ये आपका ऑप्शनल होगा. रेफरेंस नंबर किस तरह, नंबर 3 पे जो आपका लेटर रेफरेंस है वो भी ऑप्शनल है, और जो नंबर 10 पे आपका इंक्लोजर है दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल. टॉपिक में मेंशन है तो हम लिखेंगे, वरना नहीं. अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो रिकैप करते हैं. अच्छा, यहाँ आप देख रहे हो योर सिंसियरली उन्होंने लिखा है.
उसके बाद उन्होंने सिग्नेचर का वर्ड लिखा है यहाँ, क्योंकि वो ऑब्वियसली यहाँ कोई सिग्नेचर हम कर नहीं सकते, हमारे पास पेन नहीं है। उन्होंने स्पेस छोड़ी है, वाई और एस के बीच में देखो अच्छी खासी स्पेस है ना। तो स्पेस में हम अपना साइन करते हैं। फिर साइन के बाद उन्होंने अपना पूरा नाम लिखा है, शफीक अकरम, जो लिखने वाला है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एनक्लोजर का वर्ड लिखा है, और साथ में लिखा है कि वो कौन से दो चीजों को साथ में एनक्लोज कर रहे हैं, साथ में भेज रहे हैं इस लेटर के। कंट्रोल्स इश्यूज और एक्शन पॉइंट्स, कोई दो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इस लेटर के साथ शफीक साहब भेज रहे हैं अपने दाऊद साहब को। इस वजह से उन्होंने मेंशन किया है यहाँ कि मैं एनक्लोज कर रहा हूँ ये दो डॉक्यूमेंट्स। आई होप कि ये चीज क्लियर है आपको। जी, लेटर इज डन, रिकॉल हमने करा, रिवाइज उसको किया। तो सर रिकॉल का मतलब कि जो चीज आपके माइंड में ऑलरेडी है उसको दोबारा से एकदम माइंड में ले आए हम, क्योंकि आपके सामने मैंने वो लेटर रखा, तो आपने उन चीजों को रिकॉल किया जो आप पिछली क्लासेस में अपने टीचर्स के साथ पढ़ चुके हुए हो लेटर के हवाले से। और रिकैप कहते हैं इसको, रिकॉल कहते हैं, रिवाइज कहते हैं। ठीक है। तो अभी हमने लेटर को रिकैप किया, अब हम सर्क्यूलर लेटर के ऊपर आ रहे हैं। ये भी मैंने आईकैप की बुक से ही एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। सर्क्यूलर, ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस मैसेज है। ये भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रिंट आउट करके सेंड किए जाते हैं, सर्कुलेट किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इसमें लेफ्ट पे आप देख रहे हो कि सारा कुछ लेफ्ट हैंड साइड से लिखा हुआ है। तो आपने ये मेंशन करना है, माइंड में रखना है कि एवरीथिंग इज सपोज टू बी रिटन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ये मैंने कल भी लेक्चर में आपको बताया था। जी एक्सक्यूज मी। लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी डेट है, रेफरेंस नंबर। ओके, मैं बेटा 1 मिनट पॉज कर रही हूँ, अजान हो रही है। जी, वेलकम बैक। एज वी वर सेइंग दैट लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी डेट है, देन रेफरेंस नंबर, देन द डिपार्टमेंट और पीपल यू आर एड्रेसिंग टू। जैसे हमने पीछे दाऊद साहब को मेंशन किया था, उनकी डेजिग्नेशन मेंशन की थी, तो यहाँ आप जो हो जिनको भी ये सर्कुलर सेंड कर रहे हो वहाँ उनको मेंशन करेंगे, और उनका डिपार्टमेंट मेंशन करेंगे, रीजन वगैरह मेंशन करेंगे। अभी हम देखते हैं आगे। फिर सब्जेक्ट लाइन है आपकी ये एनुअल प्रमोशन, आपकी सब्जेक्ट लाइन है ये। डियर कलीग्स सैल्यूटेशन, जो अभी हमने पीछे भी देखा, जैसे मैंने कहा था ना, सैल्यूटेशन मींस ग्रीटिंग्स, डियर सर, डियर मैडम, डियर अली, डियर मिस्टर खान, डियर प्रोफेसर अहमद और समथिंग। तो यहाँ भी आपका वो सैल्यूटेशन है। काफी चीजें सिमिलर हैं आपकी लेटर की तरह, क्योंकि ये सर्कुलर लेटर ही है। ठीक है। डेट है, रेफरेंस नंबर है, जिनको आपने भेजना है उनको आपने यहाँ मुखातिब किया, जहाँ उनको मेंशन किया। सब्जेक्ट लाइन आपने लिखी बिल्कुल लेटर की तरह, नॉर्मल लेटर की तरह। डियर कलीग्स आपने मुखातिब भी किया, एड्रेस भी किया नॉर्मल लेटर की तरह। उसके बाद आपने दो पैराग्राफ मेंशन किए छोटे छोटे सर्कुलर के अंदर। फिर प्लीज ज्वाइन आपने एंडिंग भी की, काइंड रिगार्ड्स भी आपने लिखे, इधर देखो काइंड रिगार्ड्स लिखा हुआ है। हाली रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स, काइंड रिगार्ड्स, प्रोफाउंड रिगार्ड्स, ये बहुत आपके यूनिवर्सल रहते हैं। उसके बाद सिग्नेचर का एरिया है, एंड देन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, यहाँ डेजिग्नेशन मेंशन है, और ऊपर आपका सिग्नेचर है। और हम इसको पढ़ते हैं कि ये हमारा सर्कुलर है क्या। डियर कलीग्स, it is a great pleasure to be able to announce the annual promotion of employees to manager grade with immediate effect। पहली लाइन में उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि मैं किस लिए सर्कुलर लिख रहा हूँ। एनुअल प्रमोशन, मैंने आपको कहा था कि लेटर का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका रीजन फॉर राइटिंग, बताता है कि मैं ये सर्कुलर क्यों लिख रहा हूँ, मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ, मैं ये ईमेल क्यों लिख रहा हूँ। इस सर्कुलर के लिखने की वजह है कि इतला देनी है एनुअल प्रमोशंस के बारे में।
अब इसी एनुअल प्रमोशन, जो दो वर्ड्स हैं सब्जेक्ट लाइन के, इन्हीं दो वर्ड्स को उन्होंने सेंटेंस की शक्ल यहाँ दे दी और बताया कि मैं ये सर्कुलर क्यों लिख रहा हूँ या ये सर्कुलर क्यों लिखा जा रहा है। इट इज अ ग्रेट प्लेजर टू बी एबल टू अनाउंस द एनुअल प्रमोशन, वो ऊपर वाली चीज, ऑफ एम्प्लॉइज, कौन से एम्प्लॉइज, ऑल एम्प्लॉइज, ये वाले, टू मैनेजर ग्रेड विद इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन को इलेबोरेट किया यहाँ। These promotions reflect this, excuse me, sustained high standards of work achieved in what has been a challenging year of the company. Has been a challenging year for the company. The employees who are promoted to manager are, इधर इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 एंड एम्प्लॉय 4। अगर हम ये एक्चुअल में असल में किसी को सर्कुलर लेटर सेंड कर रहे होंगे तो यहाँ हम उन एम्प्लॉयज के असली नाम लिखेंगे, फुल नेम्स। यहाँ एग्जाम्पल है तो इस वजह से उन्होंने एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 लिखा हुआ। ठीक है, प्लीज ज्वाइन मी इन congratulating these employees and wishing them all a successful career with APCI. APCI क्या है? ये कंपनी। फिर काइंड रिगार्ड्स, सिग्नेचर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO। अगर आप इस चीज के ऊपर गौर करो कि ये सर्कुलर भेजा जा रहा है सारे एम्प्लॉयज को जो फाइनेंस डिवीजन में काम करते हैं या फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सारे एम्प्लॉयज को ये गया है सर्कुलर। ये इंफॉर्मेशन, ये अनाउंसमेंट सारे एम्प्लॉयज को गई है जो कि फाइनेंस डिवीजन में काम करते हैं या फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं इस कंपनी के। लेकिन मेंशन यहाँ सिर्फ 4 लोगों की प्रमोशन की गई है, ABCD, ये 4 लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं मैनेजर ग्रेड पर। लेकिन ये इंफॉर्मेशन, ये अनाउंसमेंट सारे एम्प्लॉयज ऑफ फाइनेंस डिवीजन के साथ शेयर की गई है। ये मेरे लास्ट जुमले पे गौर करना, ठीक है, सारे एम्प्लॉयज के साथ शेयर की गई है। अब हम ये लेटर के थ्रू भी तो भेज सकते थे ना, लेकिन हमने सर्कुलर ही क्यों सेंड किया? ये एक और सैंपल है आपका सर्कुलर का, एग्जाम्पल है। मे बी रेफरेंस नंबर, डेट, हेडर, बॉडी एरिया, डेजिग्नेशन, साइन, ये देख रहे हो ना आप। लेकिन मैंने ये सेकंड वाला इसलिए डाला कि ये भी पाकिस्तान का है, पिछला वाला भी पाकिस्तान का ही है, बाहर का नहीं है कहीं का। दो डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने इसलिए डाले हैं ताकि आपको आइडिया हो कि कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी कि जिनके लेटर की जो डेट्स हैं वो राइट हैंड साइड पे हैं। आप ये देख लो, September 30, 2020, सिग्नेचर्स राइट हैंड साइड पे हैं। तो ये अगर कहीं आपको किसी बुक में, कहीं गूगल पे आप देखते हो तो ये फॉर्मेट भी ठीक है, ये भी दुनिया में और पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन हमने ये वाला फॉलो इसलिए करना है क्योंकि आई कैप ये वाला फॉलो करवाने को कह रहे हैं। ज्यादातर दुनिया में ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें जो है वो फॉलो हो रही हैं, जिसको हम फुल ब्लॉक फॉर्मेट कहते हैं। राइट हैंड साइड पे अब चीजें नहीं यूज होती, वो पुराने जमाने की थी जो कि अभी हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर वही फॉलो किए जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो फुल ब्लॉक फॉर्मेट यूज किया जाता है। तो हमें ये वाला फॉर्मेट यूज करना है। मैंने जान के वो दो ऑप्शन इसलिए डाले ताकि आपको पता हो कि उस तरह के भी जो है वो फॉर्मेट एग्जिस्ट करते हैं, बट वी नीड टू कीप इन माइंड दैट वी आर गोइंग टू फॉलो द लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मेट, दैट इज फुल ब्लॉक फॉर्मेट। एवरीथिंग विल बी रिटन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, राइट? A circular letter is one of the oldest types of letters. बहुत पुराने जमाने से ये चलता आ रहा है। ये ऐसा पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है या लेटर है कि जब हमें बहुत ज्यादा लोगों के साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है तो हम ये सर्कुलर लेटर यूज करते हैं। आजकल के जमाने की अगर आप बात करो तो आप कहोगे कि मिस हम तो ईमेल के थ्रू भी लोगों को केटर कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ
ईमेल भेज सकते हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैसेजेस कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आप ऊपर वाली चीज देखो कि सर्कुलर लेटर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ लेटर्स। तो जिस जमाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, ईमेल्स नहीं थी, तो उस जमाने में भी तो लोगों, बहुत सारे लोगों तक खबर पहुंचाने की जरूरत पड़ती होगी, तब ये सर्कुलर क्रिएट किए गए। यदि ऐसा कोई पीस ऑफ डॉक्यूमेंट हो कि हम ज्यादा नंबर ऑफ पीपल, लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल को अगर केटर कर रहे हैं या उन तक खबर पहुंचाना चाह रहे हैं, तो फिर हम जो है वो लेटर के बजाय सर्कुलर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और आप भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में सर्कुलर यूज होते हैं। तो वो पीछे वाला ऑल एम्प्लॉयज को उन्होंने भेजना था ना, इस वजह से उन्होंने सर्कुलर का इस्तेमाल किया। प्रमोशन उन्होंने 5 या 4 लोगों की थी, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज तक ये खबर पहुंचानी थी, तो इस वजह से उन्होंने सर्कुलर का इस्तेमाल किया। इसके फायदे हैं कि स्ट्रेट टू द पॉइंट है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और ये एक सर्कुलर का एग्जाम्पल। यू नीड टू अपडेट द ड्रेस कोड ऑफ एन एंटायर ऑफिस। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और अचानक पता चलता है कि जी हमारा ड्रेस कोड चेंज हो गया, यानी कि यूनिफॉर्म चेंज होगी, या हमारा उन्होंने कह दिया कि जी अब कोई कुर्ता शलवार पहन के नहीं आएगा, या इनफॉर्मल ड्रेसिंग में नहीं आओगे, आप लोग ने फॉर्मल ड्रेसिंग के अंदर आना है, अच्छे कपड़े पहन के आना है, ऑल दैट। अब सारे एम्प्लॉयज को जाकर एक एक को नहीं बता सकते कि जी नेक्स्ट वीक से हमारा जो ड्रेस कोड है वो चेंज हो गया है, आपने XYZ चीजें पहन के आनी है, ऑल दैट। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपने अपने सारे एम्प्लॉयज तक कोई बात पहुंचानी होती है, तो फिर सर्कुलर को यूज करते हैं। एक एक को जाके फिर हम नहीं बताएंगे। आप डिपार्टमेंट के हेड को सर्कुलर सेंड कर देते हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड को कर दिया, HR डिपार्टमेंट के हेड को आपने भेज दिया, और आपने एकेडमिक को भेज दिया, एडमिन को भेज दिया। वो फिर उनके जो हेड्स होते हैं डिपार्टमेंट के, वो अपने एम्प्लॉयज तक जो है वो इंफॉर्मेशन या अनाउंसमेंट जो है वो शेयर कर देते हैं, रादर देन द पर्सन गोइंग फॉर टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो हेड्स को जो है या मैनेजर्स को या जर्नल मैनेजर्स को वो जो है वो शेयर कर दिया जाता है सर्कुलर, और वो फिर उनका काम होता है कि आगे अपने हिसाब से अपने डिपार्टमेंट के लोगों तक ये इंफॉर्मेशन या अनाउंसमेंट जो है वो सर्कुलेट करते हैं। ओके, कमिंग टू the second last type of business message of our subject, मेमो। उसके बाद हमारी ईमेल रह जाएगी फिर। जी, मेमो के पहले एग्जांपल्स देख लें। आपकी बुक से ही लिया है, आई कैप की है। मिडिल में वी राइट द वर्ड मेमो, डेट टू CC फ्रॉम इन सब्जेक्ट, एंड देन दीज 3 लाइन्स। अभी मैं दोबारा आती हूँ इस इमेज के ऊपर, डोंट वरी। ये एक और 2 अलग मैंने इमेजेस नेट से लिए हैं। टू फ्रॉम CC डेट सब्जेक्ट, राइट हैंड साइड पे अगर आप देखो, टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट, CC इज मिसिंग ना। CC यानी कि कार्बन कॉपी आपका ऑप्शनल होता है। जो मेन आपका फॉर्मेट है मेमो का, दैट इज डेट, टू, फ्रॉम एंड सब्जेक्ट। इन 4 चीजों के बगैर आपका मेमो का फॉर्मेट इनकम्प्लीट है। CC यानी कि कार्बन कॉपी, ये ऑप्शनल होता है। अब कब लगाएंगे ये कार्बन कॉपी? तब CC लगाएंगे जब आपके टॉपिक में मेंशन होगा, एज फार एज पेपर इज कंसर्न। अगर आपको मेमो आता है और मेमो के अंदर लिखा है कि ये मेमो आप लिख तो नदीम शान साहब को रहे हो, लेकिन साथ में यही मेमो परवेज इब्राहिम को भी आपने भेजा, तो फिर आप सेम मेमो परवेज इब्राहिम को भी भेजोगे और उनको CC रखोगे। कार्बन कॉपी, आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर विल बी नोइंग व्हाट कार्बन कॉपी इज। एग्जाम्पल मैं आपको ये देती हूँ कि जब हम बाजार जाते हैं
आपने देखा है कि जब हम रसीद किसी से लेते हैं तो वो उनकी एक रसीद बुक होती है जिसमें उन्होंने एक ब्लू पेपर रखा होता है, ऊपर वो लिखते हैं, हमारी रसीद बनाकर देते हैं, और ब्लू पेपर के नीचे जो होता है वो उनके पास एक कॉपी रह जाती है। तो वट एवर दे आर राइटिंग ऑन द रसीद दैट दे आर गोइंग टू गिव टू अस, वही एग्जैक्टली चीज ब्लू पेपर के थ्रू नीचे वाले पेपर में कॉपी हो जाती है जो कि उनके पास रहती है, शॉपकीपर्स के पास। तो कार्बन कॉपी का मतलब वो कि जो चीज आपने ऊपर लिखी वही नीचे ही लिखी गई। तो एज इट इज वही सेम कॉपी जो आप नदीम शान साहब को भेजोगे, वही कॉपी आपने एज इट इज परवेज इब्राहिम साहब को भी भेज देनी है, तो वो कार्बन कॉपी हो जाती है। डुप्लीकेट कह लो, मतलब डुप्लीकेट भी नहीं, कार्बन कॉपी तो बिल्कुल वही चीज हो जाती है इन अ वे, कि वही चीज आपने जो ऊपर, इवन अगर आपने कोई फुल स्टॉप, तो वो कार्बन कॉपी वाला फुल स्टॉप भी नीचे आ जाएगा। यहाँ अब हमने 30 डेज के बाद फुल स्टॉप डाला है, तो नदीम शान साहब को जब ये मेमो जाएगा तो भी यहाँ फुल स्टॉप डाला होगा, परवेज साहब को जाएगा तो भी यहाँ ये फुल स्टॉप डाला हुआ होगा, क्योंकि वो ही चीज दोनों के साथ शेयर की गई है, नदीम साहब के साथ भी और परवेज साहब के साथ भी। तो दैट इज योर कार्बन कॉपी, ठीक है। कार्बन कॉपी हम जब मेंशन करेंगे ईमेल में भी और मेमो में भी, जब हमारे टॉपिक में मेंशन होगी, वरना मेमो में डेट, टू, फ्रॉम एंड सब्जेक्ट, ये 4 आइटम्स आर कंपल्सरी, उसके बगैर फॉर्मेट इनकम्प्लीट होता है। अच्छा, अब हम इसको पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। प्लीज नोट दैट द रिवाइज्ड क्रेडिट पीरियड फॉर बैंकर्स लिमिटेड, सॉरी, बार्कर्स लिमिटेड इज 30 days. You and your team are requested to apply the new credit period to all the Barker's invoicing and credit control procedures with immediate effect. Thanks. कितना छोटा है, टू द पॉइंट, ऐसा लग रहा है किसी ने टेक्स्ट मैसेज कर दिया हो व्हाट्सएप व्हाट्सएप के ऊपर, राइट। तो मेमो का जो डिफॉल्ट रोल है बेटा वो शॉर्ट ही होता है। आपने मेमो ओरिजिनल ओरिजिनल कह रही हूँ, सॉरी, रियल लाइफ में व्हेन यू गोइंग टू डू दी आर्टिकलशिप, पर आपको अगर कोई मेमो लिखने को कहता है तो आपने शॉर्ट ही लिखना है, कि मेमो की रिक्वायरमेंट ही होती है डिफॉल्ट, समझो कि ये शॉर्ट में लिखा जाता है। लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पर ये थोड़ा सा लेटर की तरह लंबा भी हो जाता है, लेकिन उसकी जो बेसिक एक जो इसके लिए वो बनाया गया था वो है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में ही हम इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करें अपने रिसिपिएंट के साथ, रिसीवर के साथ, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन। एक्सक्यूज मी। इसमें सब्जेक्ट क्या रखा है, रिवाइज क्रेडिट पीरियड फॉर बाकर्स लिमिटेड, लेटर की तरह, सर्कुलर की तरह, इसमें भी सब्जेक्ट में पर्पस ऑफ राइटिंग है, रीजन फॉर राइटिंग, मैं मेमो क्यों लिख रहा हूँ, आपने सब्जेक्ट लाइन में मेंशन करना है, और वही इन्होंने किया है, रिवाइज क्रेडिट पीरियड फॉर बाकर्स लिमिटेड, कि क्रेडिट पीरियड को हम दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको 1,000 रुपए में कोई चीज देते थे, तो अब हम उसको रिवाइज करें, शायद हो सकता है अब हम आपको 1200 में कोई चीज दें, एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रही हूँ, तो वो रिवाइज करें क्रेडिट पीरियड को। और क्रेडिट पीरियड तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग माशाल्लाह जो हो वो सीए के स्टूडेंट्स हो। तो जो आपका सब्जेक्ट होता है उसी को आप इलेबोरेट करते हो अपने नीचे पैराग्राफ्स के अंदर, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो मेमो हो। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर है along with others. अच्छा, यहाँ आप देख लो थोड़ा सा राइट हैंड साइड वाला मेमो थोड़ा सा बड़ा है, 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, तो इट कैन बी लॉन्ग, इट कैन बी शॉर्ट। यहाँ 1.5 1.5 लाइन का आपका 3 पैराग्राफ्स है, यहाँ 3 4 लाइनों के आपके 3 पैराग्राफ्स हैं, पीछे आपके सिर्फ टोटल 3 लाइन्स का पूरा मेमो था, तो वो वेरी कर सकता है, लेकिन यूजुअली मेमोज आर सपोज टू बी शॉर्ट, टू द पॉइंट बात करते हैं। इधर भी अगर आप देखो तो टू फ्रॉम सीसी डेट एंड सब्जेक्ट है, अगेन मिस्टर जॉन को सीसी रखा हुआ है, मिस कैरन लिख रही हैं, जा रहा है जीएसटी सेल्स को, और मिस्टर जॉन जो है वो सीसी हैं। इधर हेल्थ डिपार्टमेंट, सॉरी, डिपार्टमेंट हेड्स को जा रहा है, किसकी तरफ से जा रहा है, डॉबन की तरफ से जा रहा है, किसी को भी सीसी यहाँ नहीं रखा गया क्योंकि सीसी ऑप्शनल है। ये 4 चीजें होना जरूरी, टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट।
मेमो का फुल फॉर्म है मेमोरेंडम। इट मीन्स रिमाइंडर। Is normally used for communicating procedures or related official business within an organization. ये ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो है वो शेयर किया जाता है, अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ। आप ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मेमो की शक्ल में शेयर करते हो। इट इज ऑफ्टन रिटन फ्रॉम वन टू ऑल परस्पेक्टिव। एक इंसान या एक डिपार्टमेंट की तरफ से वो मुख्तलिफ लोगों तक जाता है। आपका रिसीवर जो है वो मल्टीपल इंसान हो सकते हैं, सेंडर यूजुअली आपका एक ही होता है, चाहे वो एक डिपार्टमेंट हो चाहे वो एक इंसान हो। और ऑल का मतलब यहाँ है कि रिसीवर आपके ज्यादा होते हैं। इट मे बी यूज टू अपडेट अ टीम ऑन एक्टिविटीज फॉर अ गिवन प्रोजेक्ट। इंटरनल कोई भी बातचीत आपने करनी है, कल आपको ये काम कहा था करने को, हो गया कि नहीं हो गया, स्केड्यूल आपने तैयार कर लिया कि नहीं कर लिया है, समथिंग लाइक दैट, तो इसके लिए जो है वो मेमोज जो है वो किए जाते हैं एक दूसरे को सेंड। ये रेड में मैंने मेंशन किया हुआ बेटा, सीसी इज ऑप्शनल, तो प्लीज कीप इन माइंड। कभी कभी आप मेमो जो हो वो किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भी लिखते हैं। कभी आप की ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल कोई चीज टूट गई है, जैसे कि खराब हो गई है, कंप्यूटर्स खराब हो गए, एसी खराब हो गए हैं, तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट को, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से आपने पैसे लेने हैं, या अभी आपने मैनेजर से इजाजत लेनी है कि हम जो, और उनको इन्फॉर्म करना है कि जी हमारे एसी या हमारे कंप्यूटर्स जो है वो खराब हो गए हैं, तो उसकी वजह से जो है आप उनको मेमो सेंड कर रहे हो। तो कोई प्रॉब्लम है ना, और प्रॉब्लम क्या है कि हमारे एसीज हमारे कंप्यूटर्स खराब हो गए, तो वो प्रॉब्लम आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, और वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या वो आपको कह सकते हैं कि यस आप उनका अकाउंट डिपार्टमेंट से पैसे ले लीजिए और अपने रिक्वायर्ड जो है वो एसीज जो है वो खरीद लीजिए, तो कोई इशू नहीं होगा उसके अंदर। जी। किसी चीज की इजाजत लेनी है, कोई रिक्वेस्ट करनी है आपने, कोई अमाउंट आपको जो है वो नीडेड है फॉर सर्टेन थिंग्स, आप अपने सीनियर से किसी से अमाउंट जो हो वो लेना चाह रहे हैं, ऑफिशियली लेना चाह रहे हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, तो आप उनको मेमो सेंड कर सकते हैं। मल्टीपल रीजंस के लिए हमारा मेमो जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है। रिक्वेस्ट फॉर एक्शन, बी स्पेसिफिक व्हेन रिप्लाई टू इज रिक्वायर्ड प्लस एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट यू वांट द रीडर टू डू। जब हम मेमो लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर हमने जो अपनी बात रखी होती है, जिस वजह से हमने मेमो लिखा है, वो तो हमने करना ही है। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारा रीडर हमारा मेमो, हमारा लेटर, हमारा ईमेल पढ़ने के बाद कोई एक्शन ले, तो वो हमें वहां स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है अपनी पीस ऑफ राइटिंग में। हम अज्यूम नहीं कर सकते कि हमारा जो रीडर है वो खुद ब खुद हमारी बात समझ जाएगा और खुद ब खुद एक्शन ले लेगा। आपको उसको बताना है कि आप चाहते क्या हो उससे। रिक्वेस्ट फॉर एक्शन का मतलब ये है कि आपने अपने रीडर को बताना है कि आप उनसे चाहते क्या हो। आपका लेटर, आपका ईमेल, आपका मेमो, आपका सर्कुलर पढ़कर वो क्या करें। ठीक है, यू नीड टू टेल देम, यू नीड टू टेल योर ऑडियंस, योर रिसीवर, व्हाट दे आर सपोज टू डू आफ्टर रीडिंग योर मैसेज। रिक्वेस्ट फॉर एक्शन का मतलब ये है। अगर आप कुछ चाह रहे हो उनसे, तो आपने उनको सीधे सीधे अल्फाज में बताना है कि जी ये कर दीजिए। अज्यूम नहीं करना कि वो खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, यू नीड टू बी स्पेसिफिक व्हेन अ रिप्लाई इज रिक्वायर्ड। आप जो चीज उनसे चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि जी ये जैसे ही काम हो जाए मुझे इत्तला कर दीजिएगा, तो आप मेंशन करोगे तो वो आपको इत्तला करेंगे ना। वरना तो जो आपने काम कहा है वो सिर्फ आपका काम कर देंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे ही नहीं कि बॉस मैंने वो काम कर दिया।
तो आप मेंशन करें कि जी XYZ ये काम भी कर दीजिएगा, और प्लीज मुझे काम करने के बाद इन्फॉर्म भी कर दीजिएगा कि ये काम हो गया है, क्लैरिटी के साथ। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली हमने उनको इंस्ट्रक्शंस दी होती है, मेमो में भी, लेटर में भी, ईमेल में भी। जी, आपका एंड नहीं होता मेमो का कोई। मैं इफ आई टेक यू बैक फॉर अ सेकेंड, अगर आप यहाँ देख रहे हो, कोई सिग्नेचर नहीं है, कोई रिगार्ड्स नहीं है, कोई राइटर का नाम नहीं है, कोई राइटर का कोई एड्रेस, कोई डेजिग्नेशन, कुछ नहीं है। सेम इज द केस हियर, उन्होंने सिर्फ एंड कर दिया माई सिंसियर कंग्रेचुलेशन टू यू ऑल। इधर उन्होंने एंड किया प्लीज लेट मी नो बिफोर द मीटिंग। अगर हम आईकैप वाला को देखते हैं, तो उन्होंने यहाँ सिर्फ एक वर्ड थैंक्स डाल दिया उसी पैराग्राफ के साथ ही, कोई साइन नहीं, कोई रिगार्ड्स नहीं, कोई डेजिग्नेशन नहीं। क्लियर? मेमो में आप कोई भी एंडिंग इस तरह की नहीं करते हो जो हमने अभी लेटर और मैं उसमें देखी है सर्कुलर में। आपका मेमो इसी तरह एंड हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा आप वर्ड थैंक्स अगर लिखते भी हो या वर्ड रिगार्ड्स भी अगर लिखते हो, तो वो आपका उसी सेंटेंस के एंड में आ जाएगा। इसको नीचे लाकर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखने की जरूरत नहीं होती। इसलिए मैंने आपको तीन डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं, एक ये आईकैप का एग्जाम्पल, और ये दो नेट से उठाए हुए मेरे एग्जाम्पल्स हैं। तीनों में आप देख लो, कहीं भी कोई लेफ्ट पे राइट पे कोई एंडिंग नहीं है, एज सच फॉर्मल एंडिंग आप जिसको कहो ना, रिगार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मेमो आपके इसी तरह अब्रप्टली एंड हो जाते हैं। वही बात ये यहाँ बोल रहे हैं। डू नॉट नेसेसरीली हैव अ कॉम्प्लीमेंट एट द एंड। However, however, a sender can sign at the bottom or on the top for any correspondence if any authorization is needed. If, मैं दोबारा पढ़ती हूँ, ये ऑल्दो कोई कॉम्प्लीमेंट, आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं होता कि साइन करिए बेस्ट रिगार्ड और फुल नेम और डेजिग्नेशन, लेकिन मेमो भेजने वाला साइन कर सकता है नीचे या अपने नाम के सामने ऊपर, अगर उसने किसी भी किस्म की ऑथराइजेशन देनी है तो, किसी किस्म की इजाजतनामा देना है तो, अगर उसने इजाजत देनी है तो वो साइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मैं एग्जांपल आपको ये देती हूँ, जैसे अभी मैंने पहले दिया था कि जी हमारे कंप्यूटर्स अगर खराब हो गए, एसीज खराब हो गए, तो वो अच्छे खासे महंगे आते हैं ना, 3 4 5 लाख के आएंगे, 2 3 एसी इसी तरह के कंप्यूटर सिस्टम्स हैं। तो आपकी अगर इजाजत नहीं होगी तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट मुझको तो 4 5 6 लाख नहीं ना देगा निकाल के। तो आपकी इजाजत होगी, जिस मैनेजर को मैं खत मेमो लिख रही हूँ, वो इजाजत देंगे तो ही अकाउंट डिपार्टमेंट जो है वो 3 4 5 लाख जो है वो निकाल के देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ फाइनेंसेस की लेन देन होनी हो, या कोई और बड़ी इजाजत आपने लेनी हो, देनी हो, ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां ऑथराइजेशन की जरूरत है, वहां मेमो सेंडर को साइन करना जरूरी होता है। अदरवाइज नॉर्मल बातचीत आप कर रहे हो, इंस्ट्रक्शंस ले रहे हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, काम हो गया नहीं हो गया, मीटिंग कब है, इस तरह की नॉर्मल रूटीन की अगर आप बात कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में मेमोज में सिग्नेचर्स नहीं करते। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। However, a sender can sign at the bottom or on the top for any correspondence if any authorization is needed. जैसे कि शेयरिंग फाइनेंशियल और क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। जी, मूविंग ऑन टू द लास्ट business message type of today's lecture and of your course is the email. बहुत सारे बच्चों को ईमेल के बारे में पता होता है, तो इट विल बी इजी फॉर यू। कुछ इस तरह की आपकी विंडो ओपन होती है। इट डिपेंड्स कि हमारा जीमेल है, हॉटमेल है, याहू है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें ये तीन, बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो, फ्रॉम, टू एंड सब्जेक्ट, दीज थ्री थिंग्स आर कंपल्सरी इन एन ईमेल। ये आप समझो कि ये फॉर्मेट का इनका हिस्सा है। इन तीनों पे
तो वेर इनकम्प्लीट होती है आपकी ईमेल। फ्रॉम, टू एंड सब्जेक्ट, ये आपका मास्टर सब्जेक्ट, वही जिस वजह से आप लिख रहे हो, द रीजन फॉर राइटिंग। देन यू हैव अ बॉक्स लाइक दैट वेयर यू टाइप वट एवर यू वांट टू टाइप। लेटर की शक्ल में आप अपना ईमेल काइंड ऑफ लिखते हो। आप समझो कि ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, काइंड ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस दैट इज सेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। वंस यू आर डन राइटिंग, फिर आप उसका सेंड का बटन दबाते हो, प्रेस करते हैं, तो जहां भी आपने जिनका ईमेल आईडी मेंशन किया होता है फॉर्म में, टू में सॉरी, तो वो आप की ईमेल आईडी से उन साहब या साहबा के ईमेल आईडी पर ये आपकी मेल चली जाती है। दिस इज काइंड ऑफ एन इंटरफेस। अभी हम थोड़ा सा आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में करते हैं कि ये सी सी एंड बी सी सी स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड व्हाट आर दीज अटैचमेंट्स। मैं कहा पहले आप लोगों को थोड़ा सा एक उसकी इमेज दिखा दूं। ईमेल इज a written text or message stored on a computer that is exchanged between a specific individual or a group of individuals over telecommunication. ये एक काइंड ऑफ एन डेफिनेशन है ईमेल की। टेलीकम्युनिकेशन मींस अगेन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू। Along with the text message, it may also contain files, images or other documents. आप टेक्स्ट मैसेज तो भेज ही रहे हैं, ठीक है। अब मैं ईमेल में आपका एक ये फायदा होता है कि आप कोई सर्टेन फाइल्स भी साथ में सेंड कर सकते हैं, इमेजेस सेंड कर सकते हैं, और कोई अटैचमेंट आपने सेंड करनी, फॉर एग्जांपल कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर, अ लिंक और समथिंग, यू कैन शेयर इट अलोंग विद द टेक्स्ट मैसेज जो अभी पीछे लिखा हुआ है। दिस मीडियम इज बीइंग यूज्ड टू कम्युनिकेट फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल मैसेजेस। ईमेल आपकी वो मीडियम है जिसमें आप फॉर्मल और इनफॉर्मल मैसेजेस दोनों सेंड कर सकते हो। आई होप कि यू गाइस ऑलरेडी नो व्हाट इनफॉर्मल एंड फॉर्मल मैसेजेस मीन्स और इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन, बट ब्रीफली मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से डिफरेंट होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जो आप अपने जानने वालों के साथ करते हो, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, जिनके साथ आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दोज आर पीपल क्लोज टू यू, फ्रेंड्स एंड फैमिली। अदर देन दोज पीपल जिनके साथ भी आप कम्युनिकेशन करते हो वो आपकी फॉर्मल होती है। फॉर योर बॉस, फॉर एग्जाम्पल योर बॉस, योर कलीग्स, एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन वर्किंग इन एन ऑफिस, उस वक्त कलीग्स के साथ आप फॉर्मली कम्युनिकेट करोगे। उन्हीं कलीग्स के साथ अगर आप कॉफी ब्रेक के ऊपर हो तो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हो उन दोस्तों के साथ। लेकिन जहां आप प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर हो, काम की नौयत में हो, तो वो आप फिर वहां अपने उन्हीं कलीग्स के साथ आपने फॉर्मल कम्युनिकेशन करना होगा, ठीक है। तो ईमेल आपकी इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों के लिए यूज होती है। आप अपने कजन को लिखना चाह रहे हो, बहन को लिखना चाह रहे हो, भाई को लिखना चाह रहे हो, अब्बू को लिखना चाह रहे हो, या आप अपने बॉस को लिखना चाह रहे हो, या आप अपने किसी क्लाइंट को लिखना चाह रहे हो, कस्टमर को लिखना चाह रहे हो, तो सारी सिचुएशन में आप ईमेल सेंड कर सकते हो। मेमोज एंड सर्कुलर्स आर फॉर ऑफिशियल यूज, वो आप अपने फॉर्मल यूज के लिए होते हैं। वो इनफॉर्मल यूज में आप ना मेमो सेंड करते हो, ना ही आप सर्कुलर सेंड करते हो, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं। लेटर्स एंड ईमेल्स बोथ कैन सेंड बी फॉर्मली और इनफॉर्मली। आप अपने अब्बू को भी लेटर लिख सकते हो, अब्बू को ईमेल भी लिख सकते हो। आप अपने बॉस को लेटर लिख सकते हैं, आप अपने बॉस को ईमेल भी कर सकते हैं। यूजुअली जब आप एक अच्छी पोजीशन पे ऑफिस में काम करते हो और अच्छी पोजीशन पे काम करना शुरू करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की तरफ से हमें बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं ईमेल के, जिसमें हमारे जो कंपनी का लोगो है, कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर है, हमारा नाम वगैरह, वो ऑलरेडी उसमें मेंशन होता है फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। यानी कि हम अपने फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर करना चाह रहे हैं, ईमेल जैसे ही हम अपनी ओपन करेंगे लॉगिन पासवर्ड डालकर, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी की तरफ से ही एक बना बनाया टेम्पलेट ओपन हो जाता है। वो याहू, जीमेल और उसका हॉटमेल का नहीं होगा, वो कंपनी का ही होगा। आईडी भी कंपनी की होती है फिर, और आपका टेम्पलेट भी कंपनी का होता है। तो लॉगिन पासवर्ड भी आप कंपनी के पोर्टल से ही करते हो, नॉट विद द जीमेल और हॉटमेल। लेकिन कुछ कंपनीज नहीं प्रोवाइड करती हैं, तो आप नॉर्मली अपना याहू, हॉटमेल या गूगल के ऊपर भी बना सकते हैं।
इट इज ऑल्सो यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, सिर्फ एक्सटर्नल के लिए नहीं है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए है, कि आप अपनी कंपनी से बाहर रहकर किसी कंपनी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, या अपनी कंपनी के ही किसी कलीग के साथ, बॉस के साथ, सीनियर के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, तो भी आप कर सकते हो। इंटरनल कम्युनिकेशन मीन्स the communication that you do within the organization that you're working in. External communication means you communicate outside your organization. If you work in, for example, services hospital, ठीक है, आप सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में काम करते हो और आपने हबीब बैंक को ईमेल भेजनी है, वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि आप काम करते हो सर्विसेज हॉस्पिटल में और आप ईमेल किसी साहब या साहिबा को भेज रहे हो जो कि हबीब बैंक में काम करते हैं, दो अलग ऑर्गेनाइजेशन है ना। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप सर्विसेज हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और आप सर्विसेज हॉस्पिटल में ही किसी को ईमेल कर रहे हो, तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन हो जाएगी, बिकॉज बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर work with the services hospital. I hope it's clear. You need to keep certain things in mind while you are drafting emails, क्योंकि आजकल के ज़माने में ईमेल्स बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली यूज होती हैं, रिकॉर्ड में रहती हैं, इस वजह से भी मल्टीपल रीजन हैं उनके, तो यू नीड टू बी केयरफुल while drafting emails. Write informative subject line to engage readers attention. तो आप स्पेशली एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर जिस इंसान को आप ईमेल कर रहे हो, पता नहीं दिन में उसको कितनी सारी ईमेल्स आती होंगी। वो कहते हैं ना कि मैसेजेस, हम जैसे आप लोग कहते हो व्हाट्सएप में मैसेजेस गुम हो गए, वो स्क्रॉल अप करना पड़ता है, स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, इतने मैसेजेस आते हैं, वो याद ही नहीं रहा आपका भी मैसेज आया हुआ था, एंड ऑल दैट। द सेम इज द केस विद ईमेल्स। तो ईमेल में अगर हम अपना सब्जेक्ट लाइन इम्प्रेसिव नहीं बनाएंगे, इंफॉर्मेटिव नहीं बनाएंगे, सिर्फ हाय, हेलो या अजीब सी कुछ सब्जेक्ट लाइन लिखेंगे, तो वो जो रिसीवर है उस वो अटेंटिव नहीं होगा, उसका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा उस ईमेल के ऊपर। तो आपकी सब्जेक्ट लाइन अगर इंफॉर्मेटिव होगी, थोड़ी सी स्ट्रांग होगी, तो रीडर का जो है ना वो उसकी तरफ अटेंशन डाइवर्ट होगी, और वो खोल ओपन करके देखेंगे, ओके ठीक है, ये मिस सादिया की तरफ से ईमेल आई है, बाद में पढ़ लूंगा। लेकिन मिस सादिया ने अगर सब्जेक्ट लाइन कुछ इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट लिखी है ना, तो आप ये कहोगे कि नहीं मैम, ये वाली मिस सादिया की तो ईमेल मुझे पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि इसका सब्जेक्ट लाइन बड़ा ऐसा है, पता नहीं इसको किस चीज की जरूरत है। दूसरी वाली मिस सादिया की ईमेल जो है ना, जो कल उन्होंने भेजी थी, वो मैं बाद में देख लूंगी या देख लूंगा, ये वाली मैं जरूर अभी देख लेता हूँ, क्योंकि इसका सब्जेक्ट लाइन कुछ ऐसी है। बेशक मेरी बाद में दूसरी वाली देख लेंगे, लेकिन मेरी सब्जेक्ट लाइन अगर किसी इंपॉर्टेंट होगी, तो आप डेफिनेटली ध्यान दोगे कि ओके एटलीस्ट मैं ये वाली तो ओपन अभी करके देख लूं। तो इस वजह से सब्जेक्ट लाइन आपकी इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए और इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, ताकि जो भी आपका रिसीवर है वो थोड़ा सा अटेंटिव हो और उसकी तरफ अटेंशन पे करे और उसको ओपन करे। अगर आपने सिर्फ हेलो हाय ऐसी चीज लिखी होगी, तो आप कहोगे कि मिस सादिया ने नॉर्मल सी ईमेल की होगी, मैं बाद में पढ़ लूंगा, नथिंग इम्पोर्टेंट। जैसे हम वर्ड डालते थे ना, अर्जेंट, इमरजेंसी, इंपॉर्टेंट, तो इस तरह के अगर आपने कोई टैग वर्ड्स डाले हुए हैं, कीवर्ड्स डाले हुए हैं, तो वो अटेंशन ग्रैब करेंगे आपके रिसीवर की। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं इन वर्ड्स का, यू कैन यूज एनी अदर वर्ड्स। यूज एक्सक्यूज मी सुटेबल सैल्यूटेशन टू एड्रेस द रीडर, यानी कि वो डियर मिस्टर फरहान, डियर ये, और मिस्टर लगाना बेटा बहुत जरूरी है, मिस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे ईमेल हो चाहे आपका लेटर हो। आप डायरेक्टली फॉर्मल में आप अपने बॉस को, अपने कलीग को डियर एहसन नहीं कह सकते, डियर मिस्टर एहसन, थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ पोलाइटनेस आपने डालनी है अपने लेटर के अंदर। तो इसीलिए वो यहाँ मेंशन है सूटेबल सॉल्यूशंस, सैल्यूटेशंस। एड अप्रोप्रिएट सिग्नेचर फॉर क्लोजिंग। सिग्नेचर एरिया का सिग्नेचर लिटरली वो ये नहीं कह रहे कि अपना आपने साइन करना है, वैसे ईमेल में भी अब डिजिटल साइंस हो जाते हैं, कॉपी पेस्टेड होते हैं। अप्रोप्रिएट सिग्नेचर फॉर क्लोजिंग का मतलब है कि यहाँ आप अपनी जब एंड कर रहे हो ईमेल को, तो वो आपका प्रॉपर तरीके से एंड होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप बस सिर्फ रिगार्ड्स लिखा और आपने ईमेल को सेंड कर दिया। अपना सिग्नेचर अगर करने की जरूरत है डिजिटल, तो वहाँ सिग्नेचर करें, नहीं जरूरत है तो एटलीस्ट अपना फुल नेम तो लिखे ना नीचे।
अब्रप्टली एंड करके मेमो की तरह आप सेंड नहीं कर सकते ईमेल को। रेफर टू एनक्लोज्ड अटैचमेंट्स इफ एनी। अगर आप ईमेल के साथ कोई एडिशनल चीजें सेंड कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इमेज है, तो वो आपने ईमेल के पैराग्राफ में, बॉडी पैराग्राफ में मेंशन करना है कि मैं एक्स वाई जी डॉक्यूमेंट या एक्स वाई जी इमेज या एक्स वाई जी ऑडियो फाइल या एक्स वाई जी वीडियो फाइल जो हूँ इस ईमेल के साथ अटैच कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यू नीड टू मेंशन दैट इन योर बॉडी पैराग्राफ। सिर्फ अटैच नहीं करते हैं साथ में। जैसे हम लेटर में एनक्लोज करते हैं, इसी तरह हम ईमेल के अंदर वर्ड यूज करते हैं अटैच, कि कोई भी उस ईमेल के साथ हम एडिशनल डॉक्यूमेंट, एडिशनल फाइल, एडिशनल ऑडियो और वीडियो, एनीथिंग एडिशनल हम कुछ साथ में दे रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है अटैचमेंट। लेटर्स के साथ अगर हम कोई चीज एडिशनल साथ में दे रहे हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है एनक्लोजर। ठीक है। हैविंग सेड दैट, आजकल के जमाने में ये वर्ड अटैचमेंट जो है बच्चे लेटर्स के साथ भी लगाते हैं और ईमेल्स के साथ भी लगाते हैं, लेकिन प्रोफेशनली जो है वो ईमेल के साथ अटैचमेंट का वर्ड यूज होता है और लेटर्स के साथ एनक्लोजर का वर्ड यूज होता है। कीप दैट इन माइंड प्लीज। ओके, आज का ब्रीफली मैं आप लोगों के साथ रिकैप करती हूँ, कंक्लूड करती हूँ, देन विल कॉल इट अ डे एंड इंशाल्लाह विल मीट टुमारो, द थर्ड डे ऑफ आवर रिवीजन सेशन। आज हमने राइटिंग प्रोसेस यानी कि चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 तो जो है वो कवर किया। चैप्टर नंबर 1 में वी लाइक डिड द प्लानिंग, द सेकेंड स्टेप ड्राफ्टिंग, द थर्ड रिव्यूइंग। उसके बाद हमने जो है वो चैप्टर नंबर 2 को जो है वो देखा कि उसमें बिजनेस मैसेजेस में कौन से टाइप्स ऑफ बिजनेस मैसेजेस जो है वो आईकैप की बुक में इंक्लूडेड हैं, दैट ईमेल है, लेटर है, मेमो है, सर्कुलर है। उनके फॉर्मेट्स को हमने डिस्कस किया है ताकि थोड़ा सा आपके माइंड में जो है वो रिकैप आए कि वट एवर यू हैव डन, कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और जिन चीजों के ऊपर मैंने फोकस किया, आई एम वेरी श्योर, आई एम प्रीटी श्योर कि आपके टीचर्स ने भी उन चीजों के ऊपर फोकस किया होगा ऑलरेडी, कि ये फॉर्मेट को माइंड में रखिएगा, डेट इस तरह लिखिएगा, सिग्नेचर यहाँ लिखना है और पैराग्राफिंग करनी चाहिए। ये सारा कुछ आपके टीचर्स ने भी बताया होगा, तो आज आपको इस लेक्चर के बाद वो चीजें दोबारा से रिवाइज हुई होंगी, माइंड में रिकॉल आपने किया होगा, रिकैप आपको मिला होगा इनशाला। तो आपको उनकी इंपॉर्टेंस का थोड़ा सा आइडिया होगा कि ओके हमारे टीचर्स ने भी ऐसा कहा था और मिस सादिया भी ऐसा कह रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये चीजें वाकई ही जरूरी हैं पीस ऑफ राइटिंग के लिए। तो आई होप कि आज का सेशन भी हमारा, आप जब ये वीडियो देखोगे और ऑडियो देखोगे, सुनोगे रिकॉर्डिंग, तो इंशाल्लाह फ्रूटफुल रहेगा। और इंशाल्लाह अब हम एंड करते हैं और कल इंशाल्लाह मिलते हैं। वी स्टार्ट विद द पैराग्राफ स्ट्रक्चर। कल हम करेंगे कि पैराग्राफ का क्या स्ट्रक्चर होता है और पैराग्राफ को हमें कैसे लिखना चाहिए और क्यों इम्पोर्टेंट है कि पैराग्राफिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। Then we'll move on to chapter number 3, that is report writing. Okay. Till then, Allah Hafiz.